ये बंदा कर रहा है, कुछ कर रहा है ये बंदा। नहीं चलता। हेलो बच्चों। हेलो सर। दोस्त अब बन जाएगा जैसा कि क्लास में भाई बैच टाइमिंग का इशू है, किसी को फीस का इशू है, जो कौन सी क्लास पर होगी क्या है, सारी बातें यहाँ पे हो जाएंगी। तो आराम से चिल होकर बैठे, ठीक है। ये आपका बैच का नाम है, आपको दिख रहा होगा, अर्जुना नीट बैच पर फेज पर एम फॉर अभी फॉर बॉयज कितने लोग जानते हैं? एक वो बताए। मेरा नाम नीतीश वर्मा, ठीक है। आप जो फिजिक्स मेंटर साल भर के लिए, ठीक है। यशवंत सर आपके केमिस्ट्री, जगराज सर बॉटनी, जूलॉजी के भी मिले, ठीक है। हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? क्या सर? आप सभी लोगों का पीडब्ल्यू विद्यापीठ में बहुत बहुत स्वागत है। तो आप सब लोग तैयार हैं सिलेक्शन के लिए? यस सर। पढ़ने के इरादे से आए हैं? यस सर। या मस्ती करते हैं? पढ़ने के आए सिलेक्शन करना होगा यहीं से। पढ़ लो चाहे कहीं से सिलेक्शन होगा यहीं से। तो स्टार्ट करते हैं आज। जितने भी आपके डाउट्स हैं, बैच कब स्टार्ट होगा, मॉर्निंग शिफ्ट रहेगी या इवनिंग शिफ्ट रहेगी, वो सभी चीजें हम लोग आपसे डिस्कस करने वाले हैं। अच्छा, A4 आप जानते हैं? M4 नीट। 11 M4 B4 नीट की फुल फॉर्म किसको पता है? नीट की फुल फॉर्म किसको पता है? ये देखिए किसको पता है? सर्च करने के बताओ सिलेक्शन कैसे होगा? कम टेस्ट बीच में एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस। चलिए, तो ये है आपका आज ओरिएंटेशन प्रोग्राम। इसमें सबसे पहले बात करेंगे हम लोग इसके बारे में, हमारा गोल क्या है। इसको तो पता फिजिक्स वाला गोलों से बिना पड़े। फिजिक्स वाला किसके लिए है? बच्चों के लिए। फिजिक्स वाला किसके लिए? बच्चों के लिए। किसकी वजह से? बच्चों की वजह से। बिल्कुल। तो हमारा बस एक ही गोल है, आप सभी को क्वालिटी एजुकेशन मिनिमम कॉस्ट। कॉस्ट आपको पता चली गई होगी, कोटा पे क्या चल रही है और यहाँ क्या चल रही है, इसके बारे में कोई बात नहीं करेंगे। लेकिन हाँ, लो कॉस्ट और फ्री। फ्री आपका चल रहा है किस पे? यूट्यूब पे। कौन सा चैनल लीड के लिए? कंपटीशन वाला। कौन सा? कंपटीशन। कंपटीशन। CW स्टैंड्स फॉर योर नीट, ठीक है। आप सबको पता होगा, जिसको फ्री वाला है वो आप। अब बात करते हैं बेटा आपके व्हाई नीट, क्यों बनना है डॉक्टर? क्या आवाज नहीं आई? जोर से बोलो। आप आइए। अच्छा, आप बताइए मुझे, आप डॉक्टर क्यों बनना चाहते हैं? देश की सेवा करने के लिए। देश की सेवा या खुद की सेवा की परिवार की सेवा? सच बताना, सच। अच्छा, पहले देश सबसे पहले क्या आता है? देश आता है कि समाज आता है कि खुद आता है कि परिवार आता है? गलत बात। फिर हम देश पे आते हैं, फिर हम दुनिया पे आते हैं, राइट? तो बेसिकली डॉक्टर क्यों बनना चाहता है स्टूडेंट? सबसे पहली बात तो ये है कि एक डॉक्टर जो है भगवान का दर्जा उसको समाज में दिया गया, नो डाउट, ठीक है। थोड़ा बहुत आजकल उल्टा भी हो जाता है, कोविड में सब कुछ हुआ था, है ना, बट कोई बात नहीं करता है। लेकिन फिर भी हम हमारी तरफ से एक ऑनेस्ट डॉक्टर बनेंगे, एक ईमानदार डॉक्टर बनेंगे। दूसरी बात की अच्छा खासा पद है, समाज में इज्जत है, ठीक है। उसके अलावा इनकम तो अच्छी रहती है, नो डाउट। आप अच्छी लाइफ जी सकते हैं, अपने परिवार को अच्छी लाइफ दे सकते हैं। इसके बाद अपन आगे देखते हैं, जॉब स्टेबिलिटी भी अच्छी रहती है, तो कहने की क्या बात है? खुद वाला फैक्टर है, जॉब में आएगा, वो जॉब देता है। अच्छा, ठीक है, ये सब बातें हो जाएगी।
हाँ, टॉप 10 मेडिकल कॉलेजेस तो आप सभी को पता होगा कि फर्स्ट जो हमारी प्रेफरेंस रहती है सभी की क्या रहती है? एम्स दिल्ली। उसके बाद पीजी चंडीगढ़, ठीक है। तो अब आप सोच लीजिए कि आपको इनमें से कौन सी बिल्डिंग चाहिए? अच्छा, सभी को मिल जाएगी क्या? आपको तो एक ही सीट चाहिए ना? एक ही सीट चाहिए, बाकी सब ठीक है। तो सभी लोग अपने अपने हिसाब से देख लें कि आपको कौन सी सीट चाहिए। अच्छा, 2006 में मैंने ट्राई किया था, इसी के लिए ट्राई किया था, एक दिल्ली के लिए, बट मुझे नहीं मिला, हाँ कोई बात नहीं। फिर हम एक दिल्ली तो नहीं गए, बट ऑपरेशन तो नहीं गए। नेक्स्ट है वाई विद्यापीठ। आप विद्यापीठ ही क्यों चूज करना चाहते हैं? तो शायद आप सभी लोगों को पता होगा, अफोर्डेबल एजुकेशन है, मिनिमम कॉस्ट पे बेस्ट टू बेस्ट एजुकेशन देना हमारा टारगेट है, ठीक है। टॉप मोस्ट फैकल्टीज आपके पास यहाँ होंगी, पीडब्ल्यू के सभी टीचर ऑसम है। हाँ, ये बात है। तो क्लास में कैसे करोगे? लाइव में तो ओपी करते थे, आप ओपी कैसे करोगे? अच्छा करोगे? क्लास में बढ़ाने सभा की तरह, पार्लियामेंट, संसद। लिमिटेड बैच साइज विद पर्सनल अटेंशन, ठीक है। वीडियो लेक्चर अवेलेबल रहेंगे आप लोगों के पास। जैसे आप जो भी क्लास में पढ़ाएंगे उसकी रिकॉर्डिंग भी होगी, जो भी पढ़ाएंगे आप, जो क्वेश्चन हमसे पूछेंगे वो भी सब रिकॉर्डेड है। उसके बाद जैसे कोई बच्चा बीमार हो गया, स्वास्थ्य ठीक नहीं है, वो दिन आ नहीं पाया, तो अगले दिन वो अपनी सभी क्लासें ऐप के ऊपर भी देख सकता है, ठीक है। तो ये बहुत अच्छी फैसिलिटी है जो कहीं पे भी नहीं मिलती है। कि बच्चे को क्या दिक्कत आती है, मान लो 2 दिन तबीयत खराब हो गई, अब बच्चा बाहर रहता है, दूसरे स्टेट से आके रहता है, ठीक है, कई बार पानी सूट नहीं करता है, कभी और प्रॉब्लम आ जाती है, कभी फूड अच्छा नहीं मिल पाता है, स्वास्थ्य खराब हो जाता है, 2-4 दिन आ नहीं पाता है, फिर उसके बैकलॉग स्टार्ट हो जाता है, फिर वो पूरी साल तक उसको गाता फिरता है, मेरे तो सर बैकलॉग हो गया, मैं क्या करूँ? तो ये समस्या नहीं आए, इसलिए आप लोगों को वीडियो लेक्चर जो भी हैं वो सब ऐप के ऊपर अवेलेबल रहेंगे, आप वहां से देख सकते हैं, ठीक है। सेपरेट डाउट क्लासेस फॉर ऑल दी सब्जेक्ट्स, तो क्लास के बाद आप लोगों के पास डाउट क्लास का ऑप्शन भी रहेगा, ठीक है। इसके अलावा सर कोई खास बात? बेटा यहाँ पर आपके पास रिकॉर्डेड क्लास तो सारी रहेगी। सबसे पहली चीज यहाँ पर आपको बैकलॉग क्रिएट नहीं करना है, ठीक है। यार सबसे बड़ा तो दुश्मन है ना आप लोगों का, मैं सभी सच्ची बता रहा हूँ, ऑनलाइन के अंदर आप लोगों को आदत लग गई है इस चीज की, यार आज नहीं कर रहा मैं कल कर लूंगा, ऐसा हुआ है? Yes, sir. कितने लोग उड़ान में थे? उड़ान बैच में कितने लोग थे लास्ट ईयर? उड़ान कितने लोगों का बैकलॉग था? हाँ? क्यों आता है बैकलॉग? आज का काम आज नहीं करते हम लोग, हमारी आदत होती है कि आज का काम आज नहीं करेंगे। जीवन में एक भूल बना लो बेटा, आज का काम आज, ठीक है। अभी सर एक बात कर रहे थे, सर कह रहे थे कि यार शुरुआत कहाँ से होती है चेंज की? शुरुआत चेंज की होती है अपने आप से। एक बहुत ही हमारे प्रसिद्ध वो है लीडर थे आर्मी डिफेंस वगैरह में, उन्होंने एक बात कही थी कि अगर आपको कुछ बदलना है तो सबसे पहले शुरुआत अपने आप से करो, और उसमें भी शुरुआत अपने बेड से करो। पता क्या होता है, जब आप लोग काम करते हैं ना, कुछ भी करते हैं, आप घर से बाहर निकले, मान लो कि आप घर से बाहर निकले, वापस आए, छोड़ के देखा आपने कि यार बेड तो गंदा पड़ा है, आपका मन करेगा वापस आने? बिल्कुल नहीं करेगा। आप वापस आके चैन से सो नहीं पाओगे, आपको फिर से काम करना पड़ेगा। सुबह उठो, उठते सबसे पहला काम अपना बेड बनाओ, अपनी बेडशीट ठीक करो, देखो जब वापस आओगे ना तो यहाँ पर सुकून, दुनिया में सबसे प्यारी चीज पता क्या है? सुकून। आप कुछ नहीं कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो ना, सुकून ही है जो आपको खुशी देगा, ठीक है। डॉक्टर बन जाओगे, खुशी पता कब मिलेगी? तो सुकून होगा अंदर से। कुछ लोग होंगे यहाँ पे जो प्रेशर पे डॉक्टर बनने आए होंगे, कोई है ऐसा? किसी माँ बाप ने धक्का मार के कहा बेटा डॉक्टर बन गए, है भाई ऐसा? है? पीयर प्रेशर वाला कोई है कि यार वो जा रहा है मैं भी जाऊंगा, ऐसा कोई है? नहीं ना, सबनी वर्ष से आए ना, ये सुकून है आप लोगों का, आपको सेटिस्फैक्शन रहेगा कि यार ये मैंने डिसीजन लिया जिंदगी में, मैं आगे बढ़ूंगा। आप डॉक्टर अपने लिए बनोगे, किसी और के नहीं बनोगे, किसी और की वजह से नहीं बनोगे, आप हमारी वजह से नहीं बनोगे, अपनी वजह से बनोगे, ठीक है। तो वो जो सुकून है ना वैसे आएगा।
तो उसके लिए बेटा आपको कंसिस्टेंट मेहनत करनी है। आज का काम आज ही खत्म करना है, चाहे 10 घंटे पढ़ना पड़े, 20 घंटे पढ़ना पड़े। ऐसा नहीं है हार्ड एंड फास्ट पढ़ना, ठीक है? ऐसा मैं ये नहीं कहूँगा वैसा नहीं है 11-20 घंटे पढ़ना है ऐसा नहीं है। लेकिन वो केस में कह रहा हूँ फॉर एग्जांपल कि आज आप बीमार पड़ गए, ठीक है? आज की क्लास कितने घंटे की क्लास होती है डेली की? 6 घंटे। 6 घंटे की। आज आप बीमार पड़े, आपके पास कितने घंटे का बैकलॉग हुआ? 6 घंटे। अगर आप कल क्लास अटेंड करोगे तो कितने घंटे हुए? 12 घंटे। 12 घंटे, ठीक है? आप सोचो अगर आप 2 दिन बीमार पड़े तो आपके पास 18 घंटे हो गए आप पढ़ने के लिए, नहीं हो पाएगा। आपके पास बैकलॉग क्रिएट हो जाएगा। तो क्या करना है? डेली करना है। 12 घंटे को तोड़ लो। आज का काम जो है वो आज अटेंड करो, लेकिन वो जो 12 घंटे आपके पास बैकलॉग क्रिएट हो गया है उसको तोड़ लो। 12 घंटे को 2 घंटे में कर लो। आज 1 घंटे कर ली, कल को करते चले जाओ। अपने ऊपर बर्डन नहीं देना है, ठीक है? कुछ लोग होते हैं जो प्रेशर में अच्छे से काम कर लेते हैं, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो प्रेशर में गिर जाते हैं, डूब जाते हैं। फिर वो कहते हैं कि सर मेरे को बैच चेंज करा दो, अब मेरे को तुरंत जाना है, मेरे को दूसरे बैच में नए बैच में डाल दो। बेटा वो हमारे लिए भी दिक्कत है और आपके लिए भी दिक्कत है, क्योंकि आपको फिर से दोबारा से शुरुआत करनी पड़ेगी। आप जहां 10 पे पहुंच लेते फिर 0 पे पहुंच जाओगे। समझ रहे हो बात को? तो इसीलिए जो फीचर है आपके पास रिकॉर्डेड क्लास आपके पास, ये बहुत बड़ा एक वरदान समझ लो ऑफलाइन के अंदर। आज तो आपने कॉन्सेप्ट सीखा, कल को आपको पेपर है, अब हमारे बात पर होगे पढ़ने दोबारा क्लास में होगे क्या? नहीं ना? ये आपको काम देगा, ठीक है? तो रिकॉर्डेड का ऑफलाइन में ऑनलाइन की जो फील है ना, ये आपको बहुत बड़ा वरदान समझ लो, ठीक है? साथ ही साथ यहाँ पे एक और चीज बताऊंगा बेटा, सेपरेट डाउट सेशन जो है इसके लिए फॉर एग्जांपल आपको डाउट सेशन, आपको डाउट फैकल्टीज असाइन है, लेकिन हो सकता है कि आप उस मानो की सर को लेसन सर से डाउट लेते हैं, तो आप क्या करोगे? सर का टाइम टेबल लगा रहेगा बाहर, ठीक है? सर का एक नोटिस बोर्ड पे टाइम टेबल लगेगा, सर का नाम लिखा होगा, हमें पता होगा सर कितने बजे से कितने बजे तक फ्री है और आपको डाउट कब दे सकते हैं, ठीक है? तो आप वहां जाकर अपने डाउट उस टाइम पर कर सकते हैं, ठीक है? अब आपको मन में आएगा सर हमारी क्लास चल रही होगी तो सर कैसे फ्री होंगे, तो हम कैसे जाएंगे? ऐसा नहीं होगा। अगर आपका मॉर्निंग क्लासेस है लेट्स सपोज, तो आपका फ्री टाइम क्या होगा? इवनिंग वाला, तो सर आपको इवनिंग में पढ़ लेंगे, ठीक है? तो दिक्कत इसके साथ साथ बेटा आपके पास एक और चीज है दैट इज PW7, उसके बारे में बात करूंगा थोड़ी देर में। ये आपका कैडेट प्लानर है, आपका जो भी बैच है आप बैच में जाएं, तो बैच में जाके आप देख सकते हैं कि आपका कैडेट प्लानर किस तरीके से चलेगा। यहाँ पर एक रजिस्टर लगा हुआ है, जैसे कि पहले दिन क्लास के अंदर इतना टॉपिक कवर होगा, दूसरे दिन इतना होगा, तीसरे दिन इतना होगा। ये क्यों दिया जा रहा है? यार आपको ना घर से थोड़ा सा मेहनत करनी है, आप देख सकते हो। अब अगर आपके पास एक ओवरव्यू होगा तो आपको ज्यादा अच्छे से चीजें समझ में आएगी। नहीं पढ़ के आप तो बैठे ही हैं समझाने के लिए, ठीक है? तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप अगर पढ़ के आएंगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पढ़ेंगे तो और अच्छी बात है, पढ़ेंगे, ठीक है? चलिए, तो कैडेट प्लानर आप बैच में जाके देख सकते हैं। ये क्या है? कभी भी देख सकते हैं, ठीक है? जब भी जिसकी बात हो रही है। हाँ जी, DPT कितने सुना है कोई आज तक पहले से पहले? सब सुना है, एक तो DPT जो नहीं सुना है। वह DPT का मतलब होता है डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम। मतलब इसका ये कितनी बड़ी चीज है? बहुत बड़ी। आज का लेक्चर में आपने जो कुछ भी सीखा, अब लेक्चर कितने घंटे का है? 6 घंटे। 1 घंटा 20 मिनट। 1 घंटे 20 मिनट के अंदर कितने क्वेश्चन पॉसिबल है लेक्चर के साथ? 12। और कोई ऑप्शन? 15। ठीक। लेक्चर के साथ बात हो रही थी, चलो मान लेते हैं 15 क्वेश्चन, लेकिन क्या वो टॉपिक 15 क्वेश्चन में खत्म हो जाएगा? नो सर। अच्छा तो पढ़ के क्या है? कोई भी टॉपिक आपने पढ़ा होगा तो वो कोई भी क्वेश्चन 15 क्वेश्चन में खत्म नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। तो उसके लिए बेटा आपको मिलेगी प्रैक्टिस शीट और DPT दोनों मिलेगी। DPT का मतलब है कि आज आपने जो लेक्चर में सीखा है उसके 10 सवाल से 15 सवाल आपको उसी टॉपिक के मिलेंगे जो आपने आज की क्लास में सीखा है। तो DPT आपके डेली टास्क में ऐड होगा। आपका 6 घंटे काम नहीं है, आपने 6 घंटे लेक्चर लगाया, उसके बाद आपको डेली प्रैक्टिस शीट हर लेक्चर की मिलेगी, वो भी आपको सॉल्व करनी है, ठीक है? बैकलॉग के अंदर ये भी काउंट होता है। अगर आपने ये सॉल्व नहीं करी है तो बेटा ये भी आपकी बैकलॉग में काउंट होगा, ठीक है? तो ये अगर बैकलॉग है, ये जो सवाल है, तो 10 लेक्चर है, एक लेक्चर में एक DPT में 15
कितने होगा टोटल? आपने 150 क्वेश्चन सही करे, कितना आंकड़ा आएगा आपका? बहुत बड़ा। तो आप बेटा पीछे हो जाओ, आपके लिए बहुत जरूरी है। बेनिफिट इसका एक और है, आप जब टेस्ट फॉलो करोगे, जब टेस्ट लगाओगे, तो टेस्ट जब होंगे तो आपको इनका बेनिफिट मिलेगा। आपको क्वेश्चन सॉल्व करना आएगा कि आप कम समय में ज्यादा क्वेश्चन कैसे सॉल्व कर सकते हैं। आपको वेरिएशन मिलेगी। हमने कहा पता है किधर क्या करता है, अगर वो बताता है ना 2 + 2 4 होता है, तो पूछेगा पेपर के अंदर 2 + 2 5 कैसे होगा, समझ रहे हो बात? तो एग्जाम में जो होता है ना वैसे ही करता है, ठीक है। तो डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम आपने पढ़ इसलिए जरूरी है क्योंकि आपको वेरिएशन उस टॉपिक के ऊपर जितने भी सवाल बन सकते होंगे आपके रिलेवेंट वो सारे आपको मिलेंगे, ठीक है। तो ये बहुत जरूरी है। उसके बाद आपको बेटा हर चैप्टर खत्म होने के बाद एक बड़ी सी प्रैक्टिस शीट मिलेगी जिसके सवाल डीपीपी के सवाल से भी अलग होंगे, ठीक है। डीपीपी के सवाल से भी अलग होंगे, तो आपको उनको भी सॉल्व करना है चैप्टर के बाद। डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम का डिस्कशन हर लेक्चर में होगा। आज आपको मिली है तो कल आपको उसका डिस्कशन मिलेगा। प्रैक्टिस शीट का डिस्कशन आपको चैप्टर खत्म होने के बाद में मिलेगा, ठीक है। स्टडी मटेरियल, अभी आपको स्टडी मटेरियल हैंड टू हैंड नहीं मिला होगा, हो सकता है जिन्होंने एडमिशन ले लिया है या फीस जमा कर दी उनको अभी नहीं मिला होगा। स्टडी मटेरियल मिलेगा आपको 15 जुलाई के बाद, ठीक है। 15 जुलाई के बाद से आपको स्टडी मटेरियल मिलेगा। इसके अंदर बेटा बहुत सारे एडिशन है। आपके जो मॉड्यूल है उसके अंदर 4 सेक्शन आपको मिलेंगे, 1 2 3 4 करके। पहला जो सेक्शन है वो सिर्फ और सिर्फ सिंगल करेक्ट मतलब सिंगल कांसेप्ट के ऊपर होगा। जैसे कि आप पढ़ के आए होंगे F = M में, तो उसके सवाल ही होंगे, सिर्फ F = M में ही है उसके अंदर। उसको तो ये नहीं होगा कि यार F = चेंज कर देगा आप उसको, A को भी चेंज कर देगा, ऐसा नहीं होगा। मतलब सिंगल कांसेप्ट के सवाल होंगे। अगला वाला जो आएगा वो आपका आएगा मल्टीपल कांसेप्ट पे, यानी कि आपको एक सवाल जो होगा उसमें तो 3 कांसेप्ट लग रहे होंगे, 4 कांसेप्ट लग रहे होंगे, तो आपको दिमाग खोलना पड़ेगा अपना। ऐसा नहीं है कि आपने एक चीज सीखी और उसी को फॉलो करते चले गए, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। एग्जांपल, इलस्ट्रेशन, थ्योरी सब कुछ उसके अंदर कवर्ड है, ठीक है। सब कुछ मिलेगा, मतलब ऐसा हो पहले आपने कोई चीज पढ़ी थ्योरी, उसका फिर एग्जांपल कैसे है वो सब आपको उसके अंदर मिलेगा, ठीक है। लास्ट ईयर के सवालों के आपके अंदर लेंगे, पहले सवाल कैसे आए हैं सारे सवाल इसके अंदर आपको मिलेंगे। जितने भी सवाल आपके लास्ट ईयर के अंदर आए हुए हैं जो इंपॉर्टेंट है वो सारे सवाल आपको इसी के एंड में मिल जाएंगे। आपको एक्स्ट्रा बुक परचेज करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। जो इसमें नहीं होगा वो लेक्चर में होगा, ध्यान रखना, टेंशन ना लेना, ठीक है। टेस्ट सीरीज जितना इंपॉर्टेंट आपका लेक्चर अटेंड करना है ना उससे कहीं ज्यादा जरूरी आपके लिए टेस्ट देना है। ये भाई बैठा है, ये बगल में बैठा है, इसने पढ़ा, कैसे पता चलेगा कि किसका सिलेक्शन होगा? है ना। तो टेस्ट बहुत जरूरी है आपको अपने आप में जानने के लिए कि कौन आगे चल रहा है और बाकी जनता जो और क्लास में बैठी है उनसे भी आपको पता चलेगा। आपकी रैंक जो आया करेगी वो बेटा सेंटर रैंक भी आया करेगी, इंडिविजुअल क्लास रैंक भी आया करेगी। जब मल्टीपल सेंटर्स खुल जाएंगे तो आपकी ऑल इंडिया रैंक भी आएगी, ठीक है। तो ऐसे टेंशन ना लगे, मल्टीपल सेंटर्स ओपन होने वाले हैं, तो देख लिया होगा कोड, यस सर, पीडब्ल्यू आवाज होने वाला है और ठीक है। सो जब मल्टीपल सेंटर्स हो जाएंगे तो रैंक और बढ़ जाएगी। अभी क्या है, अभी आपकी इंडिविजुअल रैंक है, ठीक है। टेस्ट हर 21 दिन का सिलेबस टेस्ट का आपके प्लानर के अंदर ऑलरेडी एडेड है, ठीक है। आपको ये देखने की जरूरत नहीं है कि आप सिलेबस में क्या आएगा, आपको प्लानर के अंदर ये भी मिल जाएगा। बैच में जाओगे वहां पर आपको मिलेगा कि आपके टेस्ट में क्या आने वाला है, ठीक है। ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज कंडक्ट कराई जाएगी हर स्टूडेंट के लिए। विद्यापीठ के जितने भी सेंटर होंगे, जितने भी खुलने वाले सब पे होगी, सारी सेंटर रैंक आएगी, ऑल इंडिया रैंक आएगी। कितने बच्चे, सारे बच्चे कहां पर है, पीडब्ल्यू में, ठीक है। तो बेटा पीडब्ल्यू में जितने भी बच्चे होंगे सबकी रैंक आपको ओवरऑल मिलेगी। तो आपको ब्रीफ आइडिया लग जाएगा कि यार आपका सिलेक्शन कितना होने वाला है, कहां तक आप स्टैंड कर रहे हो, ठीक है। ऑल इंडिया रैंक बहुत जरूरी होती है, आपको देखना, उसको एनालाइज करना। फॉर एग्जांपल मान लो आपने 10,000 बच्चों में 1 लाख बच्चों में दिया, रैंक आई आपके 1 लाख बच्चों में, कितने बच्चे बैठते हैं लीडर में? 18 लाख। तो अपने रैंक और 18 के प्रोपोर्शन हम देख लेंगे यार हमारी इतनी के आसपास आ रही है, ठीक है। अगर एक आ गया तो मान लो कि एक टॉप 20 तक आ रहा है, एक रैंक किसी के आ गया तो मान लो कि वो टॉप 20 देख रहा है, 2 रैंक आ गया तो मान लो वो टॉप 40 देख रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपने आप को एनालाइज कर सकते हो। तो ऑल इंडिया रैंक के एनालिसिस भी जरूरी है। रैंक की बात छोड़ो, आपको टेस्ट पेपर जब मिलेगा कर लोगे, जितना टाइम आप पेपर में
3 घंटे, उससे ज्यादा टाइम आपको चाहिए उसको रियलाइज करने के लिए कि आपने क्या गलती करी, कहां कौन सा कॉन्सेप्ट छूट गया था। जो कॉन्सेप्ट उसमें छूटा है आपके नोट्स में नहीं है या फिर आपने नोट पे लिखा नहीं कि यार ये कैसे छूट गया, आप उसको लिखो तुरंत। तो एनालिसिस बहुत जरूरी है पेपर की। पेपर के एनालिसिस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, टेस्ट देने से ज्यादा जरूरी एनालिसिस है, ठीक है। तो टेस्ट का एनालिसिस आपको करनी है। इसके बारे में जानता है सारथी? सारथी का मतलब क्या होता है? अर्जुन का सारथी कौन था? किसी कृष्ण। सबने देखे महाभारत? ऐसा नहीं है भाई, नेटफ्लिक्स वाले भी आए हैं बस। सारथी बेटा वो होता है जो आपको ना रथ नहीं चलाता, जो डायरेक्शन देता है, ठीक है। आपके अपने पूरे 2 साल के आपका 11th में है, ठीक है, 2 साल में बाद आप नीट देंगे। 2 साल के अंदर आपको ना जाने कितनी सारी समस्या आएगी। किसी का दिल किसी पे आ जाएगा, किसी का टूटेगा, किसी का एक मोहरे से दूसरे मोहरे में जाएगा, ठीक है। तो बहुत कुछ होगा, मतलब बहुत कुछ होगा साल भर में, 2 साल सॉरी 1 महीने 2 साल में, ठीक है। कभी किसी वाले को बगल में लड़ाई होगी, कभी हॉस्टल में ग्रुप बनके जा रहा है कहीं पे, ठीक है। तो बहुत कुछ होगा, गंदी गंदी आदतें लगेगी, कोई खाएगा ऐसे करके, ठीक है। तो ये डिस्ट्रैक्शन जो है, किसी का मन भटक रहा है, घर वालों की याद आ रही है या कुछ भी हो रहा है, ये समझ में नहीं आ रहा कि यार प्लानिंग कैसे करूं। किसी को ऐसा लग रहा है कि यार मैं क्लास करके पूछ नहीं पा रहा हूं, किसी को ये लग रहा है कि मैं अपने आप से अपना टाइम टेबल नहीं बना पा रहा हूं। उसके लिए साथ आपको दिक्कत आ रही है, आपको पढ़ 12 बजे जरूर फोन करोगे, बस में क्लास लेनी है, लेकिन आपको तो डाउट क्लियर होता है ना अपना, आपका सिलेक्शन रुकना नहीं चाहिए, मेरे तो में से आपका सिलेक्शन रुकना नहीं चाहिए। तो उसके लिए आपके पास आती है एक बटन दबाओ, सामने क्लास में बैठोगा और आपको पहला हाँ भाई बताओ क्या पूछना है। 12 बजे पूछो, 1 बजे पूछो, लेकिन ये मत पूछना उससे अपने सब चाय कहाँ मिलेगी ये मत करना उसके साथ, ठीक है। उसको समझना वो भी जरूर है क्योंकि मेंटोर है वो आपका, ठीक है। मेंटोर रहेगा, वो भी आपको पढ़ाने बैठा है वहां पर, वो आपके डाउट सॉल्व करने बैठा है। सबसे इंपॉर्टेंट होता है डाउट सॉल्व करने वाला, सबसे इंपॉर्टेंट होता है। पढ़ाने वाला पढ़ा के चला गया, लेकिन डाउट अगर आपके मन में रह गया तो बेटा वो डाउट जिंदगी भर आपका सिलेक्शन रोक सकता है। मानो कि आपका कोई डाउट था, वही पेपर में आ गया तो 4 नंबर, अब नेगेटिव करके आया तो 5, ठीक है। तो इसीलिए आपको बेटा वो सारथी बहुत जरूरी है, ठीक है। तो सारथी आपको इसलिए प्रोवाइड किया जा रहा है कि आप उससे कभी भी 24/7 कभी भी डाउट पूछ सकते हैं, ठीक है। ये बहुत बड़ी फैसिलिटी है जो आपको कहीं नहीं मिलेगी अभी, तो दैट्स व्हाई विद्यापीठ है, ठीक है। ये इसका एक रीजन है, ठीक है। इसके अंदर अगर ऑफर लाइव सेशन विद सब्जेक्ट स्पेसिफिक कोर्स, ऐसा नहीं है कि आपने फिजिक्स वाले से केमिस्ट्री वाला पूछ लिया ना और बायो वाले से पूछ के जरूरत नहीं, बॉटनी में जरूरत नहीं पूछ लिया, ऐसा मत करना। आपको सब्जेक्ट स्पेसिफिक मिलेगा, ठीक है। फिजिक्स का केमिस्ट्री का 1-to-1 चैट होगी, ग्रुप चैट नहीं होगी, ठीक है। ऐसा नहीं होगा व्हाट्सएप ग्रुप चल रहा है, ऐसा नहीं होगा। आपको फिर मीम भेज रहे हो, ये सब नहीं होगा। आपका जूम कॉल होगी इसके ऊपर, ठीक है। आपको बस क्लिक करना, अपने आप को प्रकट हो जाएगा सामने आपके, ठीक है। तो 1-to-1 बात कर सकते हो, जैसे कर रहे हो वैसे ही कर सकते हो, ठीक है। अभी तक किसी कोई भी डाउट कुछ भी? नो सर। सब क्लियर? Yes. चलिए टाइमिंग्स मॉर्निंग वालों 4 क्लास होगी डेली की। सुबह 7 बजे उठना पड़ेगा, यानी कि रात की मस्ती बंद, ठीक है। रात को 12 बजे 1 बजे जब सोते हैं बेटा सोना बंद करें, रात को 2 बजे 1 बजे नेटफ्लिक्स बंद करें, ठीक है। और ये स्टार्ट करें, सुबह 6 बजे उठ के योगा करके आया करें, ठीक है। दिमाग सही रहता है। 7 बजे से क्लास होगी 8 की, 15 मिनट का ब्रेक है, ठीक है। उसके बाद हर क्लास में 10 मिनट का ब्रेक है, ठीक है। यहाँ पर छोटी सी मिस्टेक हो रखी है, टाइम चेंज कर देते हैं। A5 हो रखा है, ये 35 होगा, ठीक है। सो 11:35 से तो मॉर्निंग वालों और ये इवनिंग क्लास। अगर आप यहाँ पे करके फ्री हो जाते हो तो उसके बाद आप डाउट्स के लिए रुक सकते हो। डाउट फैकल्टी नीचे डाउट रूम बना हुआ है, वहां पर हमेशा अवेलेबल रहेंगे आपके डाउट फैकल्टी। डाउट फैकल्टी आपको 7 बजे तक मिलेंगे शाम को, लेकिन पीडब्ल्यू सारथी हमेशा, ठीक है। तो आपको मिलेगा।
क्या चाहिए भाई गोल को अचीव करने के लिए? कंसिस्टेंसी गोल क्या है? आपका गोल क्या है? डॉक्टर बनना। कैसे अचीव करेंगे? कुछ सोचा है? पढ़ेंगे। इसके अलावा कुछ बिना पढ़ाई करे तो डॉक्टर बन सकता है? सिर्फ पढ़ाई से डॉक्टर बन जाओगे? नो सर और क्या चाहिए? प्रॉपर गाइडेंस और कंसिस्टेंसी अरे ये मत पढ़ो। इसके अलावा ये फालतू बात है। आप नहीं बताओ। और क्या चाहिए? क्या? अच्छे बेटर और कंसिस्टेंसी कंसिस्टेंसी क्या? कंसिस्टेंसी 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 ठीक है और सेल्फ कॉन्फिडेंस और डिसिप्लिन एफिशिएंट स्टडी एफिशिएंसी रेगुलर प्रैक्टिस कॉम्पिटिटिव एंड कंसिस्टेंसी रेगुलर प्रैक्टिस एक ही बात होती है आगे वाला पढ़ के बताओ डेली होमवर्क करते हैं हमारा काम होमवर्क देना है सर सिंपल भाषा में घिसना पड़ेगा पूरा क्या किसका पड़ेगा घिसेंगे तभी चमकेंगे सही बात है इतना किसने बोला समझते हैं ये बात तो मैं मानता हूँ नहीं कोई लोग किसने से कुछ होता है ताला हो जाता है जल जाता है बात तो खराब हो गई और बताओ हाँ खुद ही आपको बता आपको से खुली आंखों से अब कुछ आपको क्या करेंगे पढ़ेंगे भी यार सपने क्या है तो सोने दे या सोने दे जो सोने ना दे सोने ना दे तो नींद आएगी नहीं सब देखेंगे कैसे सपने वो कहते हैं जो आपको सोने ना दे ऐसे मैंने सुना है ऐसे इंस्टाग्राम में सुना है कि ये बता आज के बाद में बच्चे आते हैं इंस्टाग्राम पे उनसे सुना है कि इस सपने वो है जो आपको सोने ना दे और जागती आंखों से उसके लिए मेहनत करने के लिए ठीक है तो आपको सक्सेसफुल बनने के लिए बहुत सारी चीजें रिक्वायरमेंट होती है सिर्फ एक चीज से काम नहीं चलेगा ठीक है आपको और सिर्फ हार्डवर्क से काम ज्यादा नहीं होगा मैंने बहुत सारे मेहनती देखे ऐसे ऐसे कि जो नहीं सक्सेसफुल हुए ठीक है तो खाली हार्डवर्क से काम नहीं होगा पहली बात तो किससे काम होगा स्मार्ट वर्क से है बहुत सारे स्मार्ट ऐसे होते हैं जो फेल कर जाते हैं तो वो भी नहीं होते और बताओ तो बेटा आपको बहुत सारी चीजें चाहिए जैसे कि हार्ड वर्क स्मार्ट वर्क सेल्फ कॉन्फिडेंस राइट गाइडेंस मेंटर कंसिस्टेंसी डिटरमिनेशन लाइक बहुत सारी चीजें चाहिए ठीक है तो ये कैसे आएंगी डेवलप कैसे होगी ये आपको अपनी सेल्फ एनालिसिस करती रहनी पड़ेगी आपको अपने आप को जज करना पड़ेगा कि आप कहां पर हो बेटा मैंने एक बात सीखी है जिंदगी में अपने और वो ये है कि झूठ किसी से नहीं बोलो लेकिन कभी भी अपने आप से मत बोलो ठीक है अपने आप से जितना झूठ बोलने लगोगे ना आप उस दिन फेल कर दोगे आपको लगता है कि यार मैं बहुत अच्छा पढ़ रहा हूं या फिर आप दिखावे के लिए किसी को पढ़ रहे हो आप फेल करोगे आप फेल करोगे आप अपने आप को जिस दिन ये कह रहे हो कि आज मैं बस हो गया मेरा बन गया डॉक्टर फेल करोगे जिस दिन आपको अपने ऊपर ओवर कॉन्फिडेंस हो गया आप फेल करोगे आपको कमेंट हो गया आप फेल करोगे ठीक है तो आपको अपनी सेल्फ एनालिसिस करनी है और अपने आप से कभी झूठ नहीं बोलना है कि यार आप नहीं पता क्या होता है जब मैं बचपन में करता था जब मैं बहुत छोटा था 5वीं 6वीं क्लास में था मतलब मैं किताब लेके बैठा था पेरेंट्स कहते थे पढ़ रहा है तो लेकिन पढ़ता नहीं था खाली बैठ कर ड्राइंग बनाता रहता था उससे ना पढ़ता नहीं था मैं पूरी बुक मैंने भर रखी थी अपने ड्राइंग से मैं लेकिन पढ़ता नहीं था घर पढ़ता था यार पढ़ रहा है तो हमारा बेटा तो बड़ा होशियार है इतना सिंसियर है 5वीं क्लास से इतना होशियार है कि अभी से पढ़ रहा है बट लेकिन ऐसा नहीं होता था तो मुझे फिर रियलाइज हुआ कि यार मैं तो अपने आप से झूठ बोल रहा हूँ जब मैं अपने आप से झूठ बोलने लगा तो मैं फेल हुआ तो मुझे समझ में आया कि यार नहीं ये गलत हो गया 6th क्लास में मैं फेल हुआ पहले की बार फेल हुआ वास्तव में 6th क्लास में क्योंकि मैंने अपने आप से झूठ बोला था कि मैं पढ़ रहा हूँ 6th क्लास में 29 नंबर आए थे आज भी याद है ठीक है साइंस में अभी तो पढ़ा हूँ ठीक है साइंस में 29 नंबर आए थे क्योंकि मैंने अपने आप से झूठ बोला था क्योंकि मैं फेल किया था मैंने अपने आप से झूठ बोला था कि मेरे को आता है और मैं पेपर देने ऐसे ही चला गया और मैं फेल कर गया तो वो वही एक शिक्षा है जो ये कहते हैं कि यार आपको अपने आप से कभी झूठ नहीं बोलना है ठीक है तो
झूठ बिल्कुल नहीं बोलना अपने आप से, ये बहुत जरूरी है अपने गोल पर पहुंचने के लिए। ठीक है, राइट गाइडेंस आपको मिलेगी, हमसे मिलेगी, सारथी से मिलेगी। ठीक है, उनसे मत सुनना कि अपने जो अपने यार दोस्त होते हैं ना, वो कहते हैं कुछ नहीं होता, चल पेपर ही तो है, हो जाएगा, चल चीटिंग कर लेंगे, पर्रे बना लेंगे। आज पर्रे बना लो, कल पर्रे बना लो, यहाँ पे 2 साल पूरे पर्रे बना के पास हो जाओ, बगल बगल से देख के पास हो जाओ। नीट के अंदर बेटा वो चप्पल में ले जाते, जूते में ले जाते थे वो तो नीट के पेपर देने जाते हैं ना, यू आर नॉट अलाउड टू वियर जींस, यू आर नॉट अलाउड टू वियर फुल स्लीव की शर्ट नहीं पहन सकते, जूते नहीं पहन सकते, आप जींस पहन के नहीं जा सकते। आपको वो कपड़े पहन के जाने होते हैं जिसमें बिल्कुल फ्री होगा, सिंपल सी टी शर्ट और शॉर्ट्स, लड़कों के लिए लड़कियों के लिए लोअर होता है। ठीक है, आप अलाउड ही नहीं होगा पहले, कहां छुपाओगे? तो पूरा ऐसे चेक करते हैं जैसे कि आप टेररिस्ट हो, ऐसे चेक करते हैं आपको। बाल कटवावे पहले पहले बाल करोगे तो मेरा भाई के अंदर उसके हाथ में तलावे थे, यहाँ पर तलावे भी खुलवा दिए थे, तलावे भी अलाउड नहीं है, ये तोड़ देंगे, बाहर तोड़ देंगे उसको। राखी अलाउड नहीं होती है, राखी भी नहीं पहन के जा सकते। तो बेटा यहाँ जितना झूठ बोल लो अपने आप से बोल लो, जितनी चीटिंग करनी है कर लो, वहां जब खड़े होकर आप नहीं बोल पाओगे, वहां आप नहीं कर पाओगे कुछ। तो वहां सिर्फ और सिर्फ आप ही होगा, कोई आपका दोस्त नहीं होगा अपने बगल में। जितना झूठ बोल रहे हैं यहाँ बोल रहे हो वहां मत बोलो। ठीक है, आई वाज समझ क्लियर? यस सर। हाउ द जोश? यस सर। हाउ द जोश? यस सर। चलिए, कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट आपका यही है, ऐसा मत सोचना। आपका कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट सेंटर है जो 11th क्लास में है, आपका कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट पूरा ऑल इंडिया है जो 11th क्लास में है। ठीक है, आपकी रैंक आएगी पूरी सबकी तरफ से आएगी, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही रैंक आएगी। तो आपका कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट ये बहुत जरूरी होता है। अगर आपको लगे उस ग्रुप के अंदर कि आप सबसे ज्यादा होशियार हो, तो आप समझ लो कि आप गलत ग्रुप में हो, आप वहां से कभी कुछ नहीं सीख पाओगे। अगर आपके सामने वाले में आपको लगता है कि मैं इसके साथ और मैं ज्यादा होशियार हूं, तो समझ जाओ गलत संगति में। ठीक है, या तो आपको गलत संगति सिखा रहा है या गलत संगति ऑलरेडी हो। ठीक है, तो उस ग्रुप में बैठो जहां आपको लगे कि यार जहां मैं कमजोर हूं, मुझे यहां से ग्रो करना है, क्योंकि वहीं से वो चीज आएगी सेल्फ इंप्रूवमेंट वाली। सेल्फ इंप्रूव कैसे करोगे? जब आप देखोगे कि यार मुझे कहां पहुंचना है। आपको सबका कोई ना कोई आइडिया तो होगा, आपका आइडिया कौन है? कोई ऐसा आइडिया आपका जिसको मानते हो कि यार यहां मुझे पहुंचना है? कोई भी हो सकता है, मलेरिया सलामत भी हो सकती है। ठीक है, कोई भी हो सकता है, कोई तो होगा। किसी का है कोई ऐसा आइडिया? स्वामी विवेकानंद, संदीप महेश्वरी, मोटिवेशन स्पीकर बनता है आपको जी। और डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। और किसी का? किसी को विराट कोहली बनता है? नहीं बनता, पहले बनना है, पहले बनना था। डॉक्टर बन गए, अब नहीं हो सकता। सर पहले सोचे कैलिग्राफी करनी। कैलिग्राफी का सिद्धांत क्या है? किसी को डॉक्टर बनता है, सबको डॉक्टर बनता है, किसी को वहां पर आना है? यस सर। कौन सी रैंक लेंगे? समझ लेंगे कौन रहेगा? ये जो लेट से हाथ उठे ना, ये है अंडर कॉन्फिडेंट वाले। जिन्होंने एकदम उठाया वो हो सकता है ओवर कॉन्फिडेंट हो, बट लेकिन था जिन्होंने स्लोली स्टेडी हाथ उठाया ना, वो सही है। क्योंकि बेटा एक दिन में ना तो आप पहुंच पाओगे ना, एक दिन में आप AIR बन जा पाओगे। ठीक है, वो जो सबसे लोएस्ट रैंक कितनी है इसमें? 368 है, 369 भी नहीं आएगी एकदम से, तो 369 भी नहीं आएगी, है ना? एकदम से वो भी नहीं आएगी, धीरे धीरे करके आएगी बेटा, कंसिस्टेंट मेहनत से आएगी। पता है कल बोर्ड्स वगैरह देते हैं, आपने बोर्ड दिए सबने? यस सर। बोर्ड में कितने दिन पढ़ाई करी थी ऑनेस्टली बताना? 10 दिन पेपर से एक दिन पहले सर। 10 दिन पहले कोई है 1 लाख वाला? ये मेरे भाई है। ये मेरा भाई है। 10 दिन गर्लफ्रेंड से चैटिंग करी। एक दिन पढ़ के भी बेटा बोर्ड के अंदर 95% मार्क्स आ सकते हैं, गारंटी है। एक दिन पढ़ के भी आ सकते हैं, 80% लेकिन नीट के अंदर कभी नहीं आ सकते, कभी नहीं आ सकते। आप एक दिन में नीट का सिलेबस कवर ही नहीं कर सकते, 10 दिन में भी नहीं कर सकते सही से। तो ठीक है, तो जो एक दिन पढ़ने वाली आदत है वो खराब है। वो सिर्फ बोर्ड पे चलती है जहां पर हमें पता है कि सवाल यही आएगा, PYQ उठाओ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाओ बोर्ड के, और आप एक्सेल कर जाओगे। लेकिन नीट में कभी नहीं कर पाओगे, कभी नहीं कर पाओगे।
तो वो जो आदत बना रखी है कि आप 10 दिन पहले पढ़ लेंगे, 15 दिन पहले पढ़ लेंगे, भूल जाओ। क्या करना है? 2 साल मेहनत करनी है, रगड़ना है अपने आप को, घिसना है, कोयले को सोना बनाना है। पॉसिबल है? सर डायमंड बनाना है सर, डायमंड बनना है। यस सर। डायमंड की रीसेल वैल्यू नहीं है सर उसमें इसे मिल जाएगा। डायमंड की रीसेल वैल्यू नहीं है, सोनार की है, सोने की है। चलिए, तो बेटा आपको रेगुलर प्रैक्टिस कर दी है, राइट स्टडी मटेरियल आपको तो प्रोवाइड किया गया है, प्रैक्टिस शीट आपको डेली मिलेगी, एनवायरनमेंट हम लोग देख लेंगे, गाइडेंस मेंटोर से, एंड डाउट क्लियरेंस सबसे इंपॉर्टेंट है। जिंदगी में डाउट मत लेके चलना अपने अंदर, यार ये सवाल आज भी कह रहा हूं, क्लास के अंदर जितनी बार मिलोगे उतनी बार कह रहा हूं, जितनी बार डाउट आए उतनी बार पूछो, उतनी बार बताओ, ठीक है? बाहर मिलो, अंदर मिलो, कहीं भी मिलो, लेकिन डाउट नहीं रहना चाहिए बस, ठीक है? किसी के साथ भी एकदम ओपन है, आपको डाउट नहीं रहना चाहिए, ठीक है? चलिए, ये क्या है जो उसकी बात कर रहा था, ठीक है? आपको यहां पर आना है, स्पेस बनना है, फेस ऑफ विद्यापीठ, यू ऑल आर द फेस ऑफ विद्यापीठ, यू आर ऑल आर द फेस ऑफ फ्रीडम, ठीक है? तो आपको यहां आना है, ठीक है? एम मैं दे रहा हूं, आप लोगों को यहां आएगा। जिसके पास एम नहीं था, जिसको क्या बनना है क्या नहीं है, उसको मैं एम दे रहा हूं, यहां आना है, ठीक है? चलिए बाय। तो बेटा जिसको जो कोई क्वेरी है इसके रिगार्डिंग आप एक एक करके पूछ सकते हो, हैंड रेज करो, मैं पूछ लूंगा। इसको जो कोई भी कुछ पूछना हो, कुछ भी किसी को पूछना, किसी भी प्रोसेस के रिगार्डिंग बोलो। मॉर्निंग 7 AM, ठीक है? 7 जुलाई को सुबह 7 बजे हम लोग इसी क्लास के अंदर मिलेंगे, जिस क्लास में जो बैठे हो इसी क्लास के अंदर हम लोग मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैच शफलिंग के लिए बेटा आपको क्यूआर कोड प्रोवाइड किया गया है बोले का, ठीक है? उस क्यूआर कोड को स्कैन करो और आप उस पे जो भी आपकी क्वेरी है कि मुझे बैच शफल करना है, मुझे पैसे कैसे जमा करने हैं, उसको स्कैन करो, एक फॉर्म आएगा, उस फॉर्म को फिल कर दो, 24 घंटे के अंदर आपको फॉर्मेट हो जाएगी, कुछ मिल जाएगा, आपका जो भी रेजोल्यूशन है वो मिल जाएगा, ठीक है? आईडी कार्ड कब मिलेगा? आईडी कार्ड कब मिलेगा? आईडी कार्ड आपको जब बैच लेने आओगे क्लास में आपको मिल जाएगा उससे पहले, ठीक है? नेक्स्ट शाम को आना, इवनिंग बैच में आना है, सुबह 7 बजे उठ सकते हैं। ये दिक्कत है, क्यों चाहिए, क्यों चाहिए? सुबह पढ़ना अच्छा लगता है, तो हम पढ़ाने तो बुला रहे हैं, हम बस थोड़ी करवा रहे हैं, हम तो लगातार पढ़ाएंगे, 4 घंटे पढ़ाएंगे लगातार। शाम के लिए मैंने बता दिया बेटा, फॉर्म फिल कर दो, स्कैन करो, फॉर्म फिल करो, आपको जो भी आपको अगर पॉसिबल होगा तो हो जाएगा, नहीं तो सुबह मिलेंगे, हम पढ़ाएंगे। और कोई सर यूनिफॉर्म को मिलेगा, यूनिफॉर्म कब मिलेगा? आपको पूरी वेलकम किट प्रोवाइड करी जाएगी, अभी जिसके अंदर बैग होगा और भी दूसरा चीजें होगी, लाइक एक अम्ब्रेला मिलेगा आपको, बारिश में चल के आओगे मेहनत करके तो अम्ब्रेला मिलेगा। चलो क्या होगा? गलत, सबसे ज्यादा वैल्यू किसकी है? रेड, ठीक मिलेगा, ठीक है? चलिए, दूर से तो मुझे चाहिए हमारे विद्यापीठ के बच्चे। चलिए सर एक पेन मेट्रो सब्सक्रिप्शन लेनी है, 9 और 11 पेन स्प्लिट हो सकता है, 9 और 11 एक ही ऐप में से 2 सब्सक्रिप्शन लेनी है। अच्छा, ये हो जाएगा, आप बैच में क्वेरी डाल के सपोर्ट में आपको हो जाएगा ये काम, ठीक है? और दूसरी 7 तारीख से यूनिफॉर्म पहन के आना है, आप ऐसे भी अगर यूनिफॉर्म मिल जाएगी तो वो पहन के आना, नहीं तो ऐसे ही आना। तो तब आपको यूनिफॉर्म जो है 7 तारीख को क्लास के अंदर ही डिस्ट्रीब्यूट हो सारे पहन के, ठीक है? अगर उससे पहले डिस्ट्रीब्यूट हो जाए तो पहन के आ जाना, नहीं तो उसके बाद आ जाना, कोई दिक्कत नहीं है। अरे आप अपने बच्चों को जानते हैं, हमारा बच्चों को ज्यादा टी-शर्ट तो कुछ नहीं होता, ठीक है? और बताओ क्लास चेंज करती है, बैच चेंज करता है, बैच चेंज करता है, अब तो स्टार्टिंग नहीं हुआ, बैठना हो गया क्या? मार्च के साथ जाना है, अच्छा दोस्त के साथ जाना है, दोस्त को तो दिलाएगा नहीं, दोस्त को तो दिलाएगा, यही तो मैं समझा रहा था, तो यही कह रहा था कि भाई दोस्त यहीं तक है, दोस्त साथ में बैठ के कुछ नहीं होगा, पेपर अकेले ही दे देगा, अपनी अपने आप बैठती है, कोई साथ नहीं आता। रशिया यूक्रेन को गवर्नमेंट फॉलो कर रहा है, रशिया यूक्रेन को फॉलो कर रहा है, तो सुनता है, क्यों सुनते हैं? मुझे ऐसा न्यूज़ कितने लोग आए रशिया के साथ? कोई आया? इंडिया ने क्या कहा? इंडिया ने क्या कहा रशिया यूक्रेन पे?
इन्होंने मना कर दिया, हम नहीं आएंगे, हम यूनिवर्सिटी के पढ़ते हैं, दोस्त की अच्छी बात है, सब काम करते हैं वहाँ से, हमने व्यापार की बात कर रखी है, उन पे चला देंगे किसी दिन को, लेकिन नहीं। तो बात तो समझो बेटा, अपने दोस्त यार लोग हैं, कोई बात नहीं, उधर चले गए तो कोई बात नहीं। अगर आपको फिर भी ऐसा है कि मतलब उसके साथ ही पढ़ना है तो बेटा स्कैन करना, भर लेना और हो जाएगा तो कनेक्ट करना, ठीक है। और क्या जूलॉजी टीचर सर अपने बारे में इंट्रोड्यूस करो। अच्छा बेटा वो है नहीं यहाँ पे, वो अब कौन होगा आपको बदल जाएगा, टेंशन ना लो। सर पीडब्ल्यू सारी एप्लीकेशन है या फिर पीडब्ल्यू ऐप में आएगा? पीडब्ल्यू ऐप नहीं है, पीडब्ल्यू साथी जो है वो पीडब्ल्यू ऐप में ही आपको मिलेगा आपके बैच के साथ। बोलो बेटा 76 क्लास कर ले। हाँ जी ना मेरा नाम रीजन इसका ये है बेटा, बहुत सारी प्रिंटिंग होती है ना, प्रिंटिंग एक साथ होती सबकी तो टाइम लगता है थोड़ा, तो आपको जो मटेरियल है वो 15 के बाद मिल जाएगा। तब तक डीपीपी आपके पास रहेगी सॉल्व करने के लिए, आपसे नहीं है जब कंटेंट दे देंगे क्वेश्चन भी आपको मिल जाएंगे, आपको डीपीपी डेली मिलेगी। ऐसा नहीं है आपको करने के लिए कुछ नहीं होगा, 8 दिन आपको करने के लिए प्रॉपर क्वेश्चन मिलेंगे तो आपको प्रैक्टिस करनी है, एंड थोड़ा चलिए ठीक है। सर बुक कौन सा है? नहीं डीपीपी आपको हार्ड कॉपी के फॉर्म में मिलाकर देगी, आप उसको सॉल्व कर। अरे ऑफलाइन है, ऐप में नहीं देंगे, ऑफलाइन है, ऑफलाइन आपको प्रिंटेड कॉपी मिलेगी डीपीपी की, ठीक है। आप उसको बताएगा जैसे पेपर देते हो बिल्कुल वैसे देना। बोलो अच्छा बजट के लिए हो गया, वो चेंज हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, वो हो जाएगा 2 साल का करा देना तो हो जाएगा, टेंशन नहीं। आप तीसरा के फॉर्म भर देना, आपको हो जाएगा। और बेटा आपकी फैकल्टीज फुल फैकल्टी पूरे बैच के लिए पूछ रहे हो? यस सर। ठीक है, इस बैच में ना हाँ मुझे मैं बात करता हूँ। आपकी फैकल्टी बेटा आपको पार्ट्स में मिलेगी, हो सकता है आपको फिजिक्स के तो 2 फैकल्टी मिले, एक मैं और हो सकता है साथ में कोई और भी हो। ऐसे ही केमिस्ट्री में आपके पास 3 फैकल्टी रहेंगे, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल, ठीक है, बॉटनी और जूलॉजी, ठीक है। तो फिजिक्स में आपके पास 2 रहेंगी, केमिस्ट्री में आपके पास 3 रहेंगी और बॉटनी जूलॉजी की 2, ठीक है। क्या नाम है? अर्जुना नीट क्लास में कैसे था? अभी स्टार्टिंग में तो बताया था फर्स्ट स्लाइड इतने से भूल गए, रिवीजन कराए, रिवीजन 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 बैकग्राउंड ऐसे क्रिएट होता है, वेट डाउन पे बैकग्राउंड क्रिएट होता है, ऐसे क्रिएट होता है। AN11MD, AN का मतलब अर्जुना नीट फेज 1 बैच 1, M for Morning, P for boys, boys, और बोलो। अरे बिल्कुल जल्दी लो। जल्लाद सर आपसे बच्चे बात करना चाहते हैं। माइक है देखो 7 जुलाई से तुम का मैच शुरू हो रहा है ना, तो छोटा सा पर कितनी दूर आए हैं, हंसी मजाक सब कुछ होगा, हर चीज होगी, लेकिन सिलेक्शन उसी का होगा जो पूरा साल क्या करेगा, माइनर हार्ड वर्क करेगा। यहाँ बहुत लोग आते हैं, यकीन मानो बच्चे, तुम देखोगे यहाँ पे हर किसी के शादी लेके घूमते हैं बच्चे, वो लोग सिर्फ घूमते ही रह जाते हैं, यहाँ पे सब सेलेक्ट नहीं हो पाते, सिलेक्शन का रेशियो बहुत कम है यहाँ से, इसमें पता होना चाहिए, पता है नहीं? यस सर। तो जाहिर सी बात है वही सेलेक्ट होगा जो पूरा साल मेहनत करे। शुरू में जो तुम्हारे पास जो अभी तुम्हारे पास जोश और एनर्जी है, अगर इसी जोश और एनर्जी को लास्ट तक मेंटेन करोगे तभी सेलेक्ट होगे, ये पक्की बात है, ठीक है नहीं? अगर खाली सोचोगे कि बेंचे फिटनेस है या सिर्फ मजाक भी करोगे तो पूरा साल कुछ नहीं हो पाएगा, तुम्हें पता नहीं चलेगा कब टाइम बीत गया, यकीन मानो मेरी बात, ठीक है नहीं? जो बच्चे पहले भी पढ़ चुके उनसे भी पूछ लेना क्या पता ही नहीं चला कब नीट आ गया, ठीक है नहीं? और सुन, अगर 11 तुम्हारा गड़बड़ हो गया तो 12 में तुम्हारा मन नहीं लगेगा, तुम्हें लगेगा यार 11 का पोर्शन है तो समझ नहीं आया, और अगर 11 का गड़बड़ 12 गड़बड़ फिर नीट के लिए अलग से पढ़ोगे, पढ़ोगे या नहीं पढ़ोगे?
और अगर तुमने 11 में पूरी मेहनत की तो जाहिर सी बात है 12 में और मजा आएगा और तुम्हारा उसी साल सेलेक्ट हो जाओगे, है ना। क्योंकि ज्यादातर सिलेक्शन 12 के बच्चों से होते हैं, बहुत ज्यादा बच्चे 12 के बच्चे सेलेक्ट होते हैं, जितनी की अच्छी रैंक आती है वो 12 के बच्चे देते हैं। क्यों? क्योंकि उनको 2 साल मिलते हैं 11 पूरा अच्छे से पढ़ने को, 12 पूरा अच्छे से पढ़ने को मिलते हैं नहीं? यस सर। तो मेहनत करोगे? यस सर। हम पूरी तरीके से तैयार हैं आपके साथ मेहनत करने को, दिन रात एक कर देंगे, लेकिन एक वादा आपका भी है कि आपको भी दिन रात एक करना होगा, ठीक है नहीं? यस सर। तो जोश कैसा है तुम्हारा? हाय सर। जोर से बोलो। हाय सर। हाँ, यही जोश चाहिए लास्ट क्लास तक, ठीक है नहीं? ये मत सोचना कि पहली क्लास में शुरू में तो सबके पास जोश होता है, जो मेंटेन करेगा वही सेलेक्ट होगा, ठीक है नहीं? और सुनो, देखो मैं सबसे ज्यादा सिलेक्शन के सबसे ज्यादा जरूरी होती है कंसिस्टेंसी, नॉट इंटेंसिटी। तुम क्या करते हो, तुम्हें लगता है 18 घंटे पढ़ने से सिलेक्शन हो जाएगा, पहले तो दिमाग से ही निकालो 18 घंटे से कहीं ज्यादा जरूरी है कि तुम रेगुलर पढ़ो, जो तुम नहीं करते। तुम्हें क्या होगा कि एक दिन तुम 18 घंटे पढ़ लोगे, दूसरे दिन पता चला 6 घंटे पढ़ रहे हो, फिर 3 घंटे पढ़ रहे हो, और कल तुम डिप्रेस हो गए कि पहले मैं 18 घंटे पढ़ता था, अब मैं 3 घंटे पढ़ता हूँ, तो मेरा सिलेक्शन कैसे होगा? बात समझ रहे हो? इससे ज्यादा जरूरी है कि तुम एटलीस्ट 5 घंटे का एक मार्जिन बना लो कि मुझे कम से कम सेल्फ स्टडी को 3 घंटे 5 घंटे इतने देने हैं, अपने हिसाब से बना लो, ठीक है? और उस पे वर्क करो एटलीस्ट मैं इतना दिन में क्यों पढ़ूं। इतनी बात समझ आई है नहीं? यस सर। ठीक है नहीं? तो सबसे ज्यादा जरूरी है कंसिस्टेंसी कि इतनी मार्जिन में जरूर क्लास करूंगा, हर मैं इतने आवर जरूर पढ़ूंगा, ठीक है नहीं? कोई जरूरी नहीं डेली में 18 घंटे पढ़ सकूं, 18 घंटे कोई रेगुलर नहीं पढ़ सकता, ना ही 12 घंटे को रेगुलर पढ़ सकता। ऐसे डायरेक्शन आएगा कि किसी दिन ज्यादा पढ़ोगे तो थोड़ा कम भी पढ़ोगे, लेकिन रेगुलरिटी बहुत ज्यादा जरूरी है। बात समझ रहे हो नहीं? यस सर। तो इस चीज पे वर्क करो कि रेगुलर पढ़ो, ठीक है? रेगुलर अपना काम पूरा करो, ये ना हो कि बैकलॉग्स हो जाए, ठीक है नहीं? और ये ना हो कि तुम घूमते हो कि हर जगह पे पूरा फोटा छान रहे हो, कभी वो चंबल के किनारे रहते हो, है ना? क्यों? तो पूरा साल तुमको रेगुलर रूप से पढ़ना है, और कोई भी डाउट आता है उसके लिए सब लोग हैं, ठीक है? यस सर। और कोई क्वेरी, कुछ पूछना? हाँ हाँ हाँ, एनसीईआरटी तो बच्चे जरूर रखो, ठीक है? एनसीईआरटी का कुछ नहीं, तुम्हारा माय बाप खास करके बायोलॉजी में, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन किससे आ रहे हैं? एनसीईआरटी, ठीक है नहीं? उसकी लैंग्वेज से डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आपको एनसीईआरटी तो अपनी बैग में हमेशा डाल के रखनी है, 11th भी 11th, ठीक है नहीं? फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए एनसीईआरटी है जाना है। ये सर से पूछो, मैं बोलूँगी। अभी मैं सुन रहा था कि सर ने पूछा कि आपके प्रेरक या आपके आइडियल या फिर आप जिनको आदर्श मानते हैं उनमें से कुछ लोगों के अलग अलग नाम आए हैं, है ना? तो लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है, इससे पता चलता है कि हमारी सोच कितनी सकारात्मक है कि किसी ने भी ये नहीं कहा कि मेरे प्रेरक मेरे पिताजी हैं। Why? क्या वो आपके लिए संघर्ष नहीं करते हैं? आप यहाँ तक उनकी बदौलत हैं, है कि नहीं? वो कितनी परेशानियों में होते हैं, आपको कभी बताया उन्होंने? कितना संघर्ष आपकी माता करती है, कितना आपके पिता करते हैं, आपकी खुशियों की वो सब कुछ करते हैं। फिर भी बच्चा ये कहता है कि मुझे उसका जैसा बनना है, वही बच्चा ये नहीं कहता मुझे मेरा बाप जैसा बनना है। ये बताता है कि हम हमारी सोच को मतलब कितना इमैच्योर करके बैठे हैं, जबकि हमारी पहली प्राथमिकता क्या होनी चाहिए? जिसने हमें जन्म दिया, पढ़ाया, लिखाया, तो क्या उसमें इतनी कमी है जो तुम उसका जैसा नहीं बनना चाहते? आपका हम क्या कहते हैं बच्चे को कि बेटा जो प्रारंभिक शिक्षा होती है, जो प्राइमरी एजुकेशन होती है, वो कौन होते हैं? माता पिता होते हैं, है कि नहीं? तो आपको जो संस्कार दिए वो उन्होंने दिए हैं। कल आपका सिलेक्शन होता है तो मान लो कि हम लोग पढ़ाते हैं, हम क्या कहते हैं कि नहीं भाई मैंने सिलेक्शन करा दिया, मैंने पढ़ाया, मेरे वजह से सिलेक्शन हुआ। एक्चुअल में सिलेक्शन हमारी वजह से नहीं होता है, सिलेक्शन आपकी वजह से होता है, आप उसके लिए डायरेक्टली रेस्पॉन्सिबल होते हैं। हम तो सिर्फ गाइडेंस देते हैं, तो पढ़ाते सबको है ना? यस सर। फिर सबका क्यों नहीं हो जाता? अगर हमारी वजह से ही होता है तो फिर सबका हो जाना चाहिए, है कि नहीं? बट कुछ ही लोगों को होता है, कुछ ही परसेंटेज में होता है। इसका रीजन क्या है कि जिसने खुद ने मेहनत करी,
देखो बेटा, अगर आपको स्वर्ग चाहिए तो मरना खुद को पड़ेगा। पड़ोसी के मरने से दुनिया में कभी किसी को स्वर्ग नहीं मिला। अगर ऐसा होता तो आप कभी कोई ना कोई पड़ोसी के ऊपर पहुंच गया होगा, अब तक स्वर्ग की प्राप्ति आपको भी हो जाती है कि नहीं। दूसरा, जैसे एक सर ने एक इंपॉर्टेंट बात बोली थी कि खुद से कभी झूठ मत बोलो। ये बहुत सत्य बात है। आपको मैं बताऊं, खुद से झूठ बोलना दुनिया का, अपने जीवन का सबसे बड़ा गुनाह है। क्योंकि वो झूठ जो आप बोल रहे हैं ना, वो पता है किन किन को नुकसान दे रहा है। सिर्फ तुम्हें ही नहीं कर रहा है, वो आपके परिवार को डैमेज कर रहा है। आप परिवार डैमेज होगा, सोसाइटी डैमेज होती है, सोसाइटी डैमेज होती है, कंट्री को लॉस होता है कि नहीं। तो आप झूठ सिर्फ खुद के लिए नहीं बोल रहे हैं, आप झूठ बोल करके खुद का बचाव तो करते हैं, लेकिन आप ये नहीं देखते कि उसका नेगेटिव इंपैक्ट कितना बड़ा है। तो पहली बात, कभी खुद से झूठ नहीं बोलेंगे। किसी ने एक बहुत अच्छी शायरी लिखी थी कि जंगल जंगल ढूंढ रहा है मृग अपनी कस्तूरी को, कितना मुश्किल होता है ये तय करना खुद से खुद की दूरी को। ये बहुत मुश्किल काम है, खुद से खुद की दूरी को तय करना। मैं कौन हूं, इस बात की पहचान करना सबसे मुश्किल काम है। आप जो भी पढ़े, जैसा आपने आप दिन में जो भी पढ़ाई करी, घर जाकर के आपने रिवीजन किया, डीपीपी सोल्व की या प्रैक्टिस शीट सोल्व की, एक्सरसाइज जो भी आपने किया, रात को सोने से पहले आपको 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट इंडिविजुअल सब्जेक्ट के हिसाब से 10-10 मिनट तीनों सब्जेक्ट को आपको उनको मेमोराइज करना चाहिए। उससे बात करनी चाहिए कि मैंने जो पढ़ा उसमें से मैंने आज ये सीखा, आज मैंने ऑप्टिक में ये सीखा, ऑर्गेनिक में ये सीखा, फिजिक्स में ये सीखा, बॉटनी में मैंने ये वाला कांसेप्ट सीखा। ठीक है, इस टाइप का प्रॉब्लम मेरे पास आएगी तो मैं कोई गलती नहीं करूंगा। ये सब चीजें आप, इसके लिए कोई कॉपी पेन की जरूरत नहीं। सिर्फ टहलते 20-25 मिनट उससे बातें करनी चाहिए आदमी को शाम को, क्या मैंने जो भी दिन भर में पढ़ा वो मेरी प्राइमरी मेमोरी से सेकेंडरी मेमोरी में ट्रांसफर किया जा चुका है। आपको मैं एक बात बताऊं, जो भी हम पढ़ते हैं क्लास में, आप जो सुनेंगे हमसे या हम जो भी पढ़ाएंगे, वो सिर्फ आपकी प्राइमरी मेमोरी में जाता है। वो सेकेंडरी मेमोरी में कब ट्रांसफर होगा, जब आप उसको रिवाइज करेंगे। और सेकेंडरी मेमोरी में भी वो परमानेंट कब रहेगा, जब आप रिवीजन के बाद मेमोराइज करेंगे, मनन करेंगे उसका। ठीक है, तो भूलना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। थोड़ी देर बाद क्या होगा, जैसे जैसे सिलेबस आगे बढ़ता जाएगा, बच्चे कहेंगे सर ना मेरे को तो ये वाली रिएक्शन भूल जाता हूँ, और नहीं तो इतनी सारी प्रॉब्लम है, एक रिएक्शन को याद करता हूँ दूसरी भूल जाता हूँ। तो आपकी गलती नहीं है, भूलना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। इसका मतलब ये है कि आपने टाइम पे उसको रिवाइज नहीं किया, और रिवाइज भी किया तो आपने उसको मेमोराइज नहीं किया, कहीं ना कहीं करके आपके लेवल पे हुई। बच्चा क्या करता है, सबसे पहले खुद टाइम से डीपीपी सॉल्व नहीं करेगा तो बैकलॉग क्रिएट होगा, डिप्रेशन में आ जाएगा, टेंशन में आ जाएगा, फिर उम्मीद छोड़ देगा कि नहीं अब मेरा तो कुछ नहीं होने वाला। और फिर साल भर पता है एक ही बात सोचता रहता है, मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, होगा या नहीं होगा, यार होगा तो नहीं यार, पढ़ने से तो कोई फायदा तो है ना। तो ये जो विचार आते हैं ना माइंड में, तो कभी आप ऐसा भी सोच के देखते हो कि खाना खाते समय आपको शायद पता हो कि जो आहार नाल होती है हमारी, उसकी लंबाई शायद काफी ज्यादा होती है, ऐसे मतलब स्फेरिकल शेप में होती है, ऐसे आहार नाल जो हमारी होती है स्फेरिकल शेप में होती है, 9 मीटर, हाँ बड़ा होगा ना, 9-10 पे भी आ जाती है। हाँ, तो आप जब खाना खाते हैं, एक गिलास तोड़ते हैं, उसके बाद आपने एक गला खाया, गिलास खाया, टुकड़ा खाया, उसके बाद आप क्या सीटी स्कैन करा के देखते हैं कि कहीं वो फंस तो नहीं गया उस शरीर में? हाँ, क्यों नहीं कराते? सीटी स्कैन करा के देखो, क्या पता लग गया होगा मुझे। फिर पढ़ने के बाद ऐसा क्यों सोचते हो कि मेरा होगा कि नहीं होगा सिलेक्शन? उसकी सीटी स्कैन कराओ ना, एक गिलास खाने के बाद, एक टुकड़ा खाने के बाद। क्यों नहीं करते? तुमको पता है कि मैंने मेरा काम किया, आपका काम था भोजन खाना, उसका क्या परिणाम होगा, वो कैसे जाएगा, वो काम प्रकृति में आपने छोड़ दिया था, आपने अपनी बॉडी के ऊपर छोड़ दिया था कि बाकी के लोग अपना अपना काम कर लेंगे, मैंने तो खा लिया, बाकी लोग अपना अपना काम करेंगे पेट के अंदर। ऐसे ही आपकी ड्यूटी क्या बनती है, आप मेहनत करें, आप संघर्ष करें, आप प्रयास करें, परिणाम क्या होगा ये देखा जाएगा। ठीक है, अगर मैं आपसे संघर्ष की बात करूं तो अगर जीवन में संघर्ष अगर किसी व्यक्ति को करना हो तो भगवान राम से सीखे। राम किनके बेटे थे? तो क्या कहलाने चाहिए वो? युवराज राम।
उनका नाम क्या होना चाहिए था? युवराज राम। भाई राजा का बेटा युवराज होता है, तो उनका नाम तो युवराज राम होना चाहिए था। मगर लोग तो उनको मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम बोलते हैं। क्या लोग गलत बोलते हैं या उन्होंने ऐसा कुछ अचीव कर लिया कि अपना नाम बदल दिया? अचीव कर लिया। ऐसा अचीव किया। ये तो राजा तो बहुत सारे हुए, उनके बच्चे युवराज ही कह रहे। एक्चुअल में क्या हुआ कि राम ने 14 साल का संघर्ष किया, वनवास काटा। 14 साल से पहले वो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम नहीं कहलाते थे, युवराज कहलाते थे। और 14 साल का संघर्ष बिताने के बाद जब वो अपने घर में लौटे थे तो वो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम कहलाए थे। तो मतलब आप सोच के देखिएगा, एक संघर्ष के बाद उनको क्या मिला? मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हो गए, भगवान हो गए वो। नहीं तो पहले वो युवराज राम ही थे। अब राम के भी तो बेटे हुए, लव और कुश हुए। उनको नहीं जानता, उनके भी तो हुए होंगे। इसका मतलब उन्होंने संघर्ष नहीं किया। जिसने संघर्ष किया उसने पूरी दुनिया को बदला। मैं तो इस सिंपल सी बात मानता हूँ। देखो, अच्छे साबुन से, अच्छे शैम्पू से नहाने से मतलब आप अपना लिबास बदल सकते हो, दुनिया नहीं बदल सकते। दुनिया व्यक्ति वही बदल सकता है जो पसीने से नहाता है। दुनिया बदलने की ताकत केवल पसीने में है, बाकी किसी चीज में नहीं है। ठीक है, ऐसा नहीं है। मैं आपको बताता हूँ कि मैं मेरी 4th क्लास में 30 बच्चे पढ़ते थे सर, है ना, क्लास में, है ना। एबीए में मैं पढ़ता था मिडिल स्कूल में, उसमें 30 स्टूडेंट होते थे मेरी क्लास में। उस समय मेरी 24 भी रहता थी, 30 में से 24 भी रही। मतलब आप सोच सकते हैं, सबसे पीछे बैठने वाला रहूंगा। आप पता है, अब घर पहुंचा तो लगा पिताजी से डर, तो मैंने क्या किया, उसके पीछे वाला फोन बिठा दिया, है ना। सेकंड रैंक हो गई मेरी, लेकिन ये नहीं देखा कि डिवीजन ही सेकंड है। मतलब आपकी क्लास में सेकंड रैंक कैसे हो सकती है जब आपका डिवीजन ही सेकंड है? तो ये पिताजी से डर था, है कि नहीं? लेकिन देखो, हमें पिताजी से डर था, तो फिर हमने सोचा कि नहीं यार, अब की बात तो ये ठीक है। पिताजी को पता भी चल गया, उन्होंने डांट के छोड़ भी दिया। फिर मुझे लगा यार कि बात काटनी पड़ेगी, क्या हर साल ये काम करना पड़ेगा क्या मुझे, या फिर अपने आप ही सही होके आ जाए कि ज्यादा बेटर रहेगा। तो फिर धीरे 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 मतलब मैं आपको बताता हूँ, ये 5th क्लास 4th क्लास की बात है, जब 24 रहेगा इसी क्लास में। फिर 8th आई, अगले साल फिर 6th आई, फिर 3rd आई, यानी कि जब मैं 10th क्लास में पहुंचा तो मेरी फर्स्ट रैंक आने लग गई थी। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ 10th क्लास मैंने 2004 में किया था। ठीक है, 2004 में मैंने 10th क्लास किया। उस समय 87% बने थे। आजकल तो क्या है कि 90% से नीचे को गलियों में नहीं मिलता, है ना। पत्थर अगर फेंको तो भी 90 वाले ही आगे लगता है आजकल तो, क्योंकि बंदरमाट हो गई ना परसेंटेज की बात कर, है ना। रटा रटा करके पढ़ा देते हैं बच्चों को, रट करके पास हो जाते हैं, परसेंटेज बना लाते हैं, 90% से ऊपर बन जाती है। फिर घर वालों को गलत फहमी हो जाती है कि नहीं हमारा बच्चा तो इंटेलिजेंट है, मास्टर ने अच्छा नहीं पढ़ाया, क्योंकि नहीं तो 90 कैसे हो जाती उसकी, है। हमारे तो 2004 में 87 बनी थी, इसका मतलब हमें तो बहुत इंटेलिजेंट होना चाहिए था, हैं। लेकिन हमारे पिताजी कभी किसी और नहीं का। तो ये बात मैं आपको ये कहना चाह रहा था कि जब मेरे को 24 भी रह गया तो मैंने सोचा कि यार हर साल एक ही काम करना पड़ेगा, इसलिए को काटना ही पड़ेगा मुझे, और हर बार पिताजी डांट खानी पड़ेगी या मैं बदल लूं। तो मैंने अपने अंदर धीरे धीरे बदलाव किया। बदलाव क्या था? पहले मेहनत नहीं करता था, फिर धीरे धीरे पढ़ाई करना ध्यान लगाया। पहले क्रिकेट में ज्यादा ध्यान था, फिर पढ़ाई पर ध्यान दिया धीरे धीरे। तो जब 10th में फर्स्ट लाइन मतलब 87% बनी तो पिताजी का काम हो गया कि नहीं ये बच्चा पढ़ सकता है, इसको हमें पढ़ाना चाहिए आगे पॉजिटिव डायरेक्शन में। ठीक है, उसके बाद ट्वेल्थ किया, फिर एडमिशन किया, मैंने बीएससी केमिस्ट्री ऑनर्स से किया। 2006 में मैं एलएन का स्टूडेंट भी रहा हूँ। ठीक है, अब देखो एलएन से आगे सभी का सिलेक्शन होता है, मेरा भी होता, मेरा नहीं हुआ। इसके लिए मैं ये कभी नहीं कहूँगा कि एलएन जिम्मेदार था, मैं स्वयं जिम्मेदार। कहीं ना कहीं मेरी मेहनत में कोई कमी नहीं होगी, मैंने सही डायरेक्शन में काम नहीं किया होगा, इस बात को मैं स्वीकार करता हूँ। ये तो आती है ना। ठीक है, कोई बात नहीं। उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन किया, पोस्ट ग्रेजुएशन किया, उसके बाद मैंने केमिस्ट्री ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर मैंने पीएचडी किया। फिर मैं डॉक्टर यशवंत सिंह बन गया। वैसा डॉक्टर नहीं बना, वैसा डॉक्टर बन गया। सोचा था कि आप लोग लगाना है तो ऐसे नहीं तो ऐसे लगा। ठीक,
तो एक इतना संघर्ष करने के बाद अब मैं आपको बताता हूँ कि नीट 2020 के अंदर मेरे स्टूडेंट की ऑल इंडिया 4th रैंक आई, विनीत शर्मा उसका नाम है, ठीक है। अब मैं ये कहूँ कि मेरी वजह से विनीत शर्मा की रैंक आई है तो वो गलत बात है। मेरी वजह से आज तो मेरी खुद की आ जाती ना 2006 के अंदर, है कि नहीं सत्य बात? मेरी वजह से आती तो मेरी आ जाती 2006। बट उस बच्चे ने मेहनत की, मेरा तो अब केवल गाइडेंस था, मेहनत उसकी थी। उसने अच्छी मेहनत की, उसको अच्छा परिणाम मिला। आप अच्छी मेहनत करेंगे, आपको परिणाम मिलेगा। सकारात्मक दिशा में प्रयास करें, ठीक है। केवल मतलब लेबर की तरह काम नहीं करें, स्मार्ट वर्क करें, प्रॉपर टाइम टेबल बना करके रखें, उसके अकॉर्डिंग उसको फॉलो करें। ऐसा नहीं है कि 2 दिन टाइम टेबल फॉलो हो रहा है, 1 दिन नहीं हो रहा, है ना। या कई लोग तो पता है कि वहाँ पे खाना खाने जाते हैं ना मेस के अंदर, तो ऐसे ही वो लगा रहे थे एग्जाम, इतनी नाम की रोटियां खानी है और फिर आराम से सोते हैं फटकार के। लाइट फूड रखें, हल्का भोजन करें, लिक्विड ज्यादा रखें, ठीक है। जितना ज्यादा से ज्यादा आप लिक्विड रखेंगे, बॉडी में उतनी ताजगी और तरलता बनी रहेगी, माइंड उतना ही ज्यादा एक्टिव रहेगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये लिखा है कि सर ने घर में पूरा रहने के लिए कहा। डाइट हल्के रखें, लिक्विड ज्यादा रखें, जूस ज्यादा से ज्यादा लें, पानी ज्यादा से ज्यादा पिए, ताकि बॉडी एक्टिव बनी रहे, ठीक है। और इसके अलावा और कोई खास बात आप जो मुझसे पूछना चाहते हैं तो मैं आपको मन करेगा तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ा दूंगा, मन करेगा कि नॉर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ा दूंगा, दोनों ही पढ़ाता हूँ, ऑर्गेनिक और नॉर्गेनिक। इसके अलावा कोई खास बात? देखो सबसे पहले तो एक बात मैं आपको बताता हूँ कि आप चाहो तो सब कुछ बदल सकते हो, सब कुछ बदल सकते हो। पहले आप ये मत सोचिए कि मुझे पता है डॉक्टर ही बनना है। आप पहले ये प्लान करो कि मुझे मेरे परिवार को बदलना है, मेरे परिवार के हालात मुझे बदलने हैं। मेरे पिताजी ने मुझे कूलर में सुनाया तो मेरी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि मैं उनको इसी के अंदर सुनाऊं। अगर आप अपने परिवार का दृश्य अपने सामने रखेंगे कि नहीं यार मुझे मेरे परिवार को वहां लेके जाना है, ठीक है, मेरे पिताजी ने ये किया, मैं उनके लिए ये करके दिखाऊंगा, तो ऑटोमेटिकली आपकी डायरेक्शन सही हो जाएगी, आपके अंदर कार्य करने की क्षमताओं का ज्यादा विकास होगा, ठीक है। तो एक किसी शायर ने कहा था कि तुमने चाहा नहीं वरना जमाना बदल सकता था। तुम चाहते तो जमाने को बदल सकते थे, मेरे आंसू तुम्हारी आंखों से भी निकल सकते थे, मगर तुम तो ठहरे थे छीके पानी की दरिया, अगर दरिया बनते तो आगे निकल सकते थे। तो झील के पानी की तरह नहीं रहना है। झील का पानी एक जगह इकट्ठा हो जाता है, उसमें कभी ना कभी बदबू आने लग जाती है, सड़ने लग जाती है। वाकई अगर डिटेल में बात करें तो सर उसमें ये भी बता देंगे कि क्यों आती है ना सर। झील के अंदर पानी इकट्ठा हो जाता है तो बदबू क्यों आने लग जाता है। अगर उसका बायोलॉजिकल रीजन पूछना है तो सर आपको बता देंगे, उसमें बीओडी, सीओडी, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, और ऑक्सीजन, वो सब बता देंगे सर आपको, ठीक है। लेकिन दरिया का पानी जो होता है वो फ्लो होता रहता है, आपको बहते हुए रहना है, आपको आगे बढ़ते हुए रहना है, खुद को रोकना नहीं है किसी भी, ठीक है। तो बस मैं इन्हीं सब बातों के साथ अपने वाणी को विराम देता हूँ। और कुछ खास बात है तो आप पूछ सकते हैं मुझसे। बाकी जो ये ज्यादा अपनी उड़ानों पे इधर आते हैं उनको एक मैं मैसेज देता हूँ, ऐ परिंदों अपनी उड़ान पर इतना मत इतराओ तुम, ऐ परिंदों अपनी उड़ान पर तुम इतना मत इतराओ, हम PW वाले बड़े जिद्दी किस्म के लोग हैं, जिद पे आएंगे तो आसमान खरीद लेंगे। आप अपनी लाइफ के ड्राइवर हैं, ठीक है। जिंदगी एक रेस है, जिंदगी एक गाड़ी है, आप उसके ड्राइवर हैं। तो आपको तय करना है कि आप एक स्किल्ड ड्राइवर बनकर अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाना चाहते हैं या फिर रोज एक्सीडेंट करना चाहते हैं, ठीक है। तो वो आपको तय करना है। मैं तो मेरी लाइफ का हैवी ड्राइवर हूँ, मैं खुद को अपने नोट्स के आगे में हैवी ड्राइवर लिखता हूँ, ठीक है। आपको तय करना है कि आप अपनी लाइफ को कैसे ड्राइव करते हो, ठीक है। बाकी कितना फोर्स चाहिए वो सर बता देंगे लाइफ को आगे ड्राइव करने के लिए। आपका फिजियोलॉजी मेंटल
जल्दी मिलेंगे आप लोगों से, सीधा क्लास में मिले। आज शायद आप नहीं आ पाएंगे किसी वजह से, तो वो 7 तारीख को मिलते हैं, ठीक है जी। सर लोग अपनी बातें कर ले, बच्चों से बात कर लेते हैं, कौन कहाँ से आया हो ग्रुप से। तो यूपी वाले कौन है? कानपुर वाले कौन है? लखनऊ। यूपी में कहाँ से है? इन्होंने हाथ में यूपी वाला हाथ में दे कौन सा? प्रयागराज। अरे हमारे लखनऊ और काशी, बाबा के साथ गोरखपुर, कानपुर, गुजरात, प्रयागराज, अलग सर, रामपुर। यार मैं यूपी में रहूंगा 25 साल, बोलो यूपी में रहने राजस्थान में कितने हैं भाई? आजमगढ़। रामपुर, गोरखपुर, कोटा के ही भैया। योगी आदित्यनाथ। और बताइए बिहार से कितने? बिहार के स्टेट का नाम बताया जाए, मेरा नाम बताया जाए, नीतीश कुमार। नहीं मैं मजाक से हटके मेरा नाम नीतीश कुमार बनवाया पूरा नाम। जो बिहार का नाम होता है उनको नीतीश कुमार ही बताता हूँ, पर मैं नहीं बताता। मजाक से हटके वाला कुछ करने वाला नहीं। तो कितने लोगों को लग रहा है कि पटना चले जाते तो अच्छा रहता है यार, बिहार में रह जाते, ऐसा कुछ है? ऐसा कोई वैसे बाहर निकलना है। बिहार में कहाँ से है? सीवान से कोई है? सीवान से? अरे हमारे बहुत ही गहरे मित्र हैं वहाँ पर सीवान से। और कौन सा बताता हूँ? सहरसा, जबलपुर, एमपी से कोई है? ये बताओ नमकीन क्यों खाते हो तुम लोग? नमकीन क्यों खाते हो? मैं 2 साल भोपाल में था, NIT भोपाल। आज मैंने सबसे अच्छी चीज जो खाई है वहाँ पर नमकीन है। ऐसा क्यों? क्या लगता है नमकीन क्या भाई? राजस्थान में सर, राजस्थान में बहुत नमकीन खाई जाती है। यहाँ के बाद मोटा पोहा में नमकीन चल रही है, दाल के साथ नमकीन चल रही है। मतलब मैंने पोहा बनाया वो नमकीन लेके आया, दाल बना नमकीन ला। अरे ये तो होटल की बात होगी सर, बाहर की छोड़ो। कहाँ पे? एमपी में। एमपी में मिर्ची मिलती है, उसका नाम है बहुत ही ज्यादा स्पाइसी है, उसका नाम बताओ इधर। अरे मिर्ची का नाम सर, मेरी एक फोटो लगी हुई है। मैं बताता हूँ, भोपाल में एक जगह है जहाँ रेडी भोपाल है ना, उसके लेफ्ट साइड में रोड है, उसमें मेरी फोटो लगी हुई है मेरे दोस्त की। क्योंकि हम जब गए इसके बाद तो हमने कहा कि भाई मंचूरियन खिला दे। और हमने कहा उसको एक्स्ट्रा स्पाइसी बनाइए, तो दक्षिणी मिर्ची करके कुछ एक आती है जो एमपी में चलती है शायद। तो उसने क्या करा, उसने कहा कि सर आपको ये स्पाइसी ऑलरेडी होता है और मत करो। मैंने कहा तो बना हम खा लेंगे। तो हमने खाली उससे बिना पानी मांगे, तो उसने हमको कहा कि सर प्लीज एक फोटो खिंचवा लो, क्योंकि हमने इसके अंदर कम से कम 4 चम्मच वाली मिर्ची डाली है जो पूरे मोमोज में तेज मिर्ची करके सर वहाँ पे होता है। मेरी फोटो लगी हुई तो फायदा वहाँ पे स्पाइसी खाता है वहाँ पर होते रहती है, मतलब अलग अलग तरह की अलग अलग वैरायटी है। इसके अलावा कहीं से है एमपी देख लिया, राजस्थान, महाराष्ट्र, अरे वाह, सरकार भी रहती सारी बातों। और बताए छत्तीसगढ़, हरियाणा में कहाँ से? बलवन। हरियाणा बोल दिखाओ। हरियाणा बड़ी अच्छी लैंग्वेज है, मतलब प्यार से बात भी कर रहा था, ऐसा लगता लड़ रहा है मजाक करके, ऐसे लगता है मेरे को। और पंजाबी ऐसे है कि वो मजाक भी लग रहा है, मुझे लग रहा है मतलब लड़ भी रहा हूँ, मजाक कर रहा है। जैसे ये सही ऐसे होता है। और बताओ किसी कुछ पूछना है? कोई भी सवाल कैसा नहीं? बिल्कुल। माइक दो।
ये बैच वैसे इंग्लिश के लिए है। अब हिंदी मानने वालों के लिए समस्या होगी थोड़ी सी कि मैं हिंदी में समझा तो सकता हूँ कि मैं बता सकता हूँ कि फोर्स को बल कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण कहते हैं, ग्रेविटी को, बट लेकिन हर वर्ड बोला जाए उसके अंदर हिंदी के अंदर वो दिक्कत आएगी। आपको जो शब्द समझ में नहीं आएगा वो हम बता सकते हैं आपको, बट लेकिन अभी बता रहा हूँ जो हिंदी वाले बैठे हुए हैं, ये बैच वैसे इंग्लिश का ही है। जैसे मैं हिंदी में बोल रहा हूँ वैसे ही बोलूंगा, लिखूंगा लेकिन इंग्लिश, ठीक है? इतनी समझ में आ जाती है बस। बाकी जो आपको शब्द नहीं समझ में आएगा इंग्लिश में उससे पूछो, मैं हिंदी में बता दूंगा। अरे प्लीज सीख लीजिए सर। मैं 2 साल जब मेरे को भी इतनी नहीं आती थी, जैसे भाई का 10 साल है, मैं बचपन से ही सीबीएसई स्कूल में पढ़ा हूँ, इंग्लिश मीडियम के अंदर नोएडा में रहता हूँ, ठीक है? 25 साल से नहीं था, पहली बार बताया। बात ये थी कि मैं वो आकाश जयपुर के अंदर एक चीज चलती है हिंदी मीडियम। अब मुझे पता नहीं था कि वहाँ पे हिंदी मीडियम चलती है। आप जैसे कोई बच्चा आया और वो किताब लेके आया हिंदी मीडियम की पूरी, मैंने देखी उसको, मैं अपने बॉस के पास चला गया, सर ये क्या है? उसने कहा कि सर यहाँ पे हिंदी मीडियम चलती है। मैंने कहा मेरे को तो नहीं आती, मैं क्या करूँ उसका? मैं सीखूं? उसको मैं सीखूं? मैंने 2 महीने लगाए। 2 महीने मैंने हिंदी किताब भी इंग्लिश की किताब भी दोनों को मिला मिला कर पढ़ता रहा। आप जैसे जब भी बच्चे आते थे, मैं पहले आपका सवाल देखता था, अपने किताब में देखता था, उसको पढ़ता था, फिर उसको बताता था कैसे ऐसे होगा इसके अंदर। तो मैंने लेकिन 2 महीने के अंदर पूरी इंग्लिश की फिजिक्स की, सिर्फ फिजिक्स की, और कुछ नहीं आती था। तो इसलिए मैं बताता हूँ, टेंशन लेके, ठीक है? और बताया जाए। और कोई सवाल? अरे सवाल ही क्या आप लोगों के पास? फिजिक्स के अंदर 3 चीजें होती है, बताओ फिजिक्स क्या है? 3 चीजें होती है उसमें। छोड़ो यार, वो याद ही नहीं है, बताओ शादी हो गई है, क्यों, कब, कैसे, ऐसा सुना है? यस सर। है कुछ आपका? हाँ देखो, आओ अब आया ना कैसे? कोई चीज क्यों हो रही है, क्यों कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, सब चीज आपको पता होना चाहिए। तो सवाल ही फिजिक्स है। फिजिक्स तो सवाल है बेटा, फिजिक्स कुछ नहीं, सवाल है। सवालों के ही सारा खेला सवाल ही, ये बात अलग है। और किसी कोई भी डाउट है, एडमिशन प्रोसेस, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, क्लास टाइमिंग, बैच टाइमिंग, कुछ भी है इसमें, कुछ भी आपको कैसे जाना है? बेटा वो स्टैंड करना है, तो अब उसको लिखना वहाँ पर इस चीज को कि मैं गलती हो गई मेरे से, मुझे माफ कर दो, मेरे मुंह से निकल गई थी, मैंने गलती से बात किया, आगे बढ़ गया था। आप उसको स्कैन करना, बेटा फॉर्म आएगा, उस फॉर्म पर लिख देना कि मैंने गलत बैच के पैसे भर दिए, गलत बैच में कॉल कर दिया है, आप कल से जाओ। अच्छा आपको यहाँ बिठाया किसने? आपके पास कोड है, कुछ है आपके पास? क्या लिखा है उसमें? लाइब्रेरी बेटा इसी बिल्डिंग के अंदर है, ठीक है? आप लाइब्रेरी में जा सकते हैं, वहाँ पर किताबें मिलेगी। कहाँ है? इसी बिल्डिंग में लाइब्रेरी के नीचे है, मुझे बताने वाली बिल्डिंग घूमी है नहीं, बिल्डिंग घूमी तो बताऊंगा कहाँ पर लाइब्रेरी, वैसे नीचे की है, ठीक है? आपको ऊपर नहीं है, पर नीचे ही है लाइब्रेरी। वहाँ पर बुक्स सारी मिलेंगी आपको, उसके अंदर आप इशू बना सकते हो टाइम पीरियड के लिए, वहाँ बैठ के पढ़ भी सकते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है? कौन सा फ्लोर पे? अरे ये मतलब तो बिल्डिंग घूमी नहीं है कि लाइब्रेरी है था, पर बिल्डिंग घूमा ही नहीं होगी। आपको क्या लगता है लाइब्रेरी कब से स्टार्ट होगा? सारी चीजें आ जाएगी, नोटिफिकेशन आ जाएगी। सर टाइम टेबल क्या रहेगा? कल परसों हमारे 7 तारीख को क्लास में सब बताओगे सारी बातें। टाइम टेबल क्लास की टाइम टेबल तो तभी मेरे पास नहीं आया, मुझे तो पढ़ाना है, ऐसे पता नहीं आया। जो मॉर्निंग में जो टीचर पढ़ाएंगे
आपको पढ़ा आपको अगर कल नहीं पढ़ा जाके देख लो हर क्लासरूम के अलग लगे बेटा, तो बैच के लिए हिसाब से लगाया हुआ है। 11th के अंदर की अलग है, 12th के अंदर अलग है, प्रॉपर के अंदर अलग है, ठीक है। हाँ जी का मिलेगा सर मिलेगा। और भी उससे और कोई मिला ऐसा कुछ नहीं है, बट लेके था और बताइए दो शिफ्ट हो गई फिजिकल केमिस्ट्री ऋतिक सर दिमाग में फिजिकल बेटा आपको अनाउंस कर देंगे, मैं प्रेस पढ़ाऊंगा, सर आपको इकोनॉमिक्स पढ़ाएंगे, सर आपको बॉटनी पढ़ाएंगे, जूलॉजी आपको राधेश्याम पढ़ाएंगे, और दो फैकल्टी और में जो शहर को फिजिकल और ऑर्गेनिक के लिए होगी, सर आपको नहीं पता है एक्टिविटीज को देंगे कुछ चीजें भी, तो बता दूंगा उसके बारे में। वो सर अभी है इसी बिल्डिंग में, बट वो सर किसी और क्लास में होंगे सर। मतलब जैसे कि मान लो मैं 2 बैच में पढ़ा रहा हूँ, तो मैं ये कह रहा था जैसे कि कोई टीचर है वो 2 बैच में पढ़ा रहे हैं, जैसे कि मैं 2-3 बैच में पढ़ा रहा हूँ, मैं 4 बैच में मानो तो, लेकिन आप लोगों के सामने तो ओरिएंटेशन के अंदर तो मैं किसी एक तो बैच में उपस्थित हो सकता हूँ एक टाइम में, बाकी 3 बैच में क्या होगा कि बाकी के जो टीचर पढ़ा रहे होंगे वो होंगे उसके अंदर, तो ऐसे बाकी के सभी टीचर यहीं पे अवेलेबल हैं, बट वो भी किसी और क्लास के ओरिएंटेशन में होंगे ना। तो मेरे पास जैसे 4 बैच हैं तो और बात है मैं चारों को ओरिएंटेशन में थोड़ी जा सकता हूँ, एक ओरिएंटेशन में जा सकता हूँ, लेकिन जिसके ओरिएंटेशन में जो टीचर अवेलेबल है एटलीस्ट वो तो उसी में ही पढ़ा रहे हैं। यहाँ पे जो टीचर अवेलेबल है मतलब वो इसमें तो पढ़ा ही रहे हैं, बाकी किसी और बैच में भी जा रहे होंगे, ठीक है। अच्छा एक बात और ध्यान रखना कि 2 माइंडसेट रखना कि फिजिक्स पढ़ने का तरीका और केमिस्ट्री पढ़ने का तरीका दोनों का अलग अलग है। अगर हम केमिस्ट्री को फिजिक्स की तरह डील करें या फिजिक्स को केमिस्ट्री की तरह डील करें तो डेफिनेटली आप समस्या का शिकार हो जाएंगे, क्योंकि देखो फिजिक्स अलग वे में चलती है, फिजिक्स को पढ़ने का एक अलग स्टाइल है, मतलब फिजिक्स जो है वो मतलब क्वेश्चन बेस्ड है, ठीक है, जबकि केमिस्ट्री ऐसी नहीं है। पहली बात तो केमिस्ट्री बड़ी बेवफा है, पहले बता देता हूँ, बड़ी दगाबाज है ना, धोखेबाज है, ठीक है, ये सारी क्वालिटी केमिस्ट्री के अंदर है, ठीक। अच्छा केमिस्ट्री के बारे में एक गलत राय ये दी जाती है कि उसके अंदर बहुत सारे एक्सेप्शंस आते हैं, नहीं, एक्सेप्शन नाम का कुछ नहीं होता है, उसका पढ़ने का और सोचने का तरीका सही नहीं है, वो ये नहीं जानता कि केमिस्ट्री चलती कैसे है। हाँ तभी तो पहले क्लियर करना जरूरी है ना। तो होता क्या है केमिस्ट्री एक्सपेरिमेंटल बेस्ड है। यहाँ क्या होता है कि जैसे मैं आपको ये बताऊं कि एक कंपाउंड है आपके पास, आपने उसमें बी कंपाउंड को मिलाया और एक कलर आ गया, तो आपको क्या दिख रहा है, कंपाउंड ए को कंपाउंड बी के साथ रिएक्ट किया जाए तो ऐसा कलर आता है, और इस कलर के बिहाफ पर ये कंपाउंड ये है, बट उसके अंदर क्या रिएक्शन हुई वो आपको विजिबल नहीं है। तो वो क्या है केमिस्ट्री के अंदर, पहले लैब के अंदर एक्सपेरिमेंट होता है, फिर वहां पर स्पेक्ट्रोस्कोपी नाम की टेक्नोलॉजी होती है जिसकी हेल्प से रिएक्शन को आइडेंटिफाई किया जाता है, फिर वो रिसर्च पेपर में छपता है, फिर वो बुक्स में आता है, बुक्स में आने के बाद टीचर यहाँ डिलीवर करता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक्सेप्शन हुआ कि ये एक्सपेरिमेंटल बेस्ड हुआ, एक्सपेरिमेंटल बेस्ड है। तो ये जो माइंडसेट कर लेते हैं कि नहीं नॉर्मली पे तो बहुत सारे एक्सेप्शन आ जाते हैं, मुझे रटने पड़ेंगे, कुछ याद करने पड़ेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। हर चीज के पीछे लॉजिक है, आपको लॉजिक बेस्ड रहना है। आप ये पहले से माइंडसेट कर लोगे कि नहीं आप मेरे को तो इनऑर्गेनिक मतलब रटनी है, ऑर्गेनिक मतलब बहुत सारे नेम रिएक्शंस हैं वो भी रटनी पड़ेंगी, मतलब रटने ना मम्मी पढ़ने दे, कुछ के तो मम्मी पापा साथ रह रहे होंगे, साथ गार्डन साथ लेके आए हैं, है ना, नहीं मम्मी मेरे को पढ़ने दे रहे, ड्राइवर डिमांड रिएक्शन भी मोड की रिएक्शन करानी है, और प्लस के वर्ड के साथ करानी है, ये बनेगा सेल्सियस रेट बनेगा, सेल्सियस एसिड बनेगा, और रटने के लग रहा है तो मौतम है कि नहीं। घर वाले भी डिस्टर्ब कर रहे हैं, मम्मी आप बोलो भी आप खुद तो पढ़ाई नहीं करेंगे, मेरे को भी नहीं करने दे रहे हो, रटने के लग रहे हैं। ऐसे नहीं होती है पढ़ाई,
देखो हर सब्जेक्ट का एक अलग टॉन है। जैसे आपको मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करूं तो वहाँ पे सिंपल सा कंसेप्ट है। पता है क्या कंसेप्ट है कि आपको ये पता होना चाहिए कि किस किस के बीच में रिएक्शन करा रहे हैं। तो रिएक्शन जब हम करा रहे हैं तो इंटरमीडिएट क्या बनेगा? जैसे शादी ब्याह नहीं होते हैं तो बिचौला होता है उनके अंदर, होता है ना बिचौला। एक ही बी के साथ शादी हुई तो अब वो डायरेक्ट शादी तो कर लेते हैं, आजकल एक्सेप्शन भी आ गए हैं, वो कर लेते हैं, वो लगा देते हैं। लेकिन मतलब पुरानी प्रथा में बिचौले होते थे, मतलब इंटरमीडिएट होते थे जो दोनों परिवारों से वार्तालाप करते थे और शादी वगैरह कराते थे। ऐसा ही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में होता है, ठीक है। एक ही रिएक्शन बी के साथ कराओगे कोई प्रोडक्ट बन जाएगा डायरेक्ट, ऐसा नहीं होगा। पहले क्या बनेगा? इंटरमीडिएट। पहले क्या बनेगा? इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट कन्वर्ट होता है प्रोडक्ट में और पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चलती है इंटरमीडिएट के ऊपर। सारी कहानी बिचौलों के ऊपर है। अगर बिचौले सही हैं तो रिश्ता सही हो जाएगा, है कि नहीं? बिचौले खराब हैं तो सारा मामला गड़बड़ हो जाएगा, गलत इंफॉर्मेशन आपके पास आएगी, ठीक है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में किसका ध्यान रखना है हमको? सबसे ज्यादा इंटरमीडिएट्स का ध्यान रखना है, बिचौले का ध्यान रखना है कि वो क्या बन रहा है। क्योंकि ए में बी मिलाएंगे तो ऐसा तो है नहीं कि सीधा प्रोडक्ट बना होगा, कुछ तो पहले हुआ होगा बीच में, हमें वही पढ़ना है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते टाइम हमें सबसे ज्यादा इंटरमीडिएट पे फोकस करना है। अब मैं आपको ये बता देता हूँ कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कि जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसमें अगर आपका पीरियोडिक टेबल और केमिकल बॉन्डिंग ये दोनों स्ट्रॉन्ग हैं तो आपको आगे की ब्लॉक केमिस्ट्री में कोई दिक्कत नहीं आएगी। चाहे एस ब्लॉक हो, चाहे पी ब्लॉक हो, चाहे डी ब्लॉक हो, चाहे एफ ब्लॉक हो, बट आपके दो टॉपिक बहुत स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, पीरियोडिक टेबल और केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग एक बहुत बड़ा टॉपिक है, चाहूं तो मैं पूरी साल केमिकल बॉन्डिंग पढ़ा सकता हूं, फिर भी ज्यादा नहीं हो, ठीक है। तो आपको सबसे ज्यादा जो फोकस रखना है इनऑर्गेनिक में पीरियोडिक टेबल और केमिकल बॉन्डिंग में, ये दोनों स्ट्रॉन्ग हैं तो बाकी सारी यूनिट अपने आप हो जाएंगे, इन्हीं के हेल्प से चलते हैं, बेसिक कांसेप्ट इनके अंदर है। ऐसे ही अगर मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करूं तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपका आइसोमेरिज्म, अब एनसीईआरटी में देखोगे तो आइसोमेरिज्म में 5-6 पन्ने हैं। कितने पन्ने? 5-6 पेज हैं एनसीईआरटी में। और जब हम एनसीईआरटी जब हम यहां पे पढ़ाएंगे आइसोमेरिज्म तो एक रजिस्टर हो जाएगा। इसका मतलब आप सोचो कि हमको 6 पन्ने एक रजिस्टर भर जाएगा, इतना पढ़ाएंगे, इसका मतलब कुछ तो खास बात है उसके अंदर। जीओसी के 8-9 पेज है एनसीईआरटी के अंदर, हम एक रजिस्टर भर देते हैं उसके अंदर। क्या रीजन? हम सबसे ज्यादा फोकस उन दोनों पे क्यों करते हैं? क्योंकि ये बेस है। आइसोमेरिज्म और जीओसी और हाइड्रोकार्बन अगर आपके तीनों स्ट्रांग हैं तो आपको 12th क्लास की ऑर्गेनिक में कोई दिक्कत नहीं आने वाली। लेकिन अगर ये तीनों टॉपिक वीक हैं तो ये बात क्लियर पहले ही समझ लें कि 12th क्लास की ऑर्गेनिक नहीं समझ में आएगी, मैं लिख के गारंटी के साथ। भले ही आप कहीं पढ़ लें, कैसे ही पढ़ लें, सारे विद्या लगा लें, कुछ नहीं हो सकता। जब हमारा बेस क्लियर नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा। तो आप लोगों को ऑर्गेनिक में किस चीज पे फोकस रखना है? आइसोमेरिज्म, जीओसी, हाइड्रोकार्बन, इन तीनों में कोई कच्ची गोली नहीं खेलनी है किसी भी कीमत पे। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस हो सके उतनी इनके ऊपर करनी है। ये अगर स्ट्रांग होंगे तो बाकी की ऑर्गेनिक को अपने आप लेकर के चलेंगे, ठीक है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या होता है कि सभी रिएक्शंस एक दूसरे से कहीं ना कहीं रिलेटेड होती हैं। बिना जीओसी के कांसेप्ट की कोई रिएक्शन नहीं होने वाली। वो चाहेगा जहां आइसोमेरिज्म का कांसेप्ट घुसा देगा अपनी मर्जी से। तो इसका मतलब ये है कि मेरे को आइसोमेरिज्म, जीओसी और हाइड्रोकार्बन स्ट्रांग रखना है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। पीरियोडिक टेबल और केमिकल बॉन्डिंग मुझे बहुत स्ट्रांग रखनी है किसके अंदर? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। अगर मैं फिजिकल केमिस्ट्री की बात करूं तो फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर मोल, रिडॉक्स, ठीक है। अगर आपका मोल कांसेप्ट अच्छे से देखो, मोल का क्वेश्चन भले एक आता है या केवल एक भी नहीं आता या बहुत इजी आता है, मोल का क्वेश्चन कभी भी नीट में टफ नहीं आता। बट बिना मोल के फिजिकल में कुछ होता भी नहीं, मतलब उसका क्वेश्चन तो ठीक है लेकिन वो सॉल्यूशन के चैप्टर में भी घुसेगा, वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी घुसेगा। जब फैराडे लॉ पढ़ाएंगे तो भी पहुंच जाएगा वो वहां पे मोल। जब सॉल्यूशन में हम क्वेश्चन बनाएंगे तभी वो वहां पहुंच जाएगा, एटॉमिक स्ट्रक्चर में भी पहुंच जाएगा। इसलिए मोल का, रिडॉक्स का स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है, ठीक है। और मोल अपने आप एक मैथमेटिक्स है, क्या होता है, ठीक है। तो मैंने आपको तीनों सब्जेक्ट के बारे में बताया कि इनिशियली ये चीज तो मैं बहुत स्ट्रांग रखनी है, बताओ हैं? इसका मतलब थोड़ी क्या पढ़नी नहीं है, मतलब पढ़नी है, अच्छे से पढ़नी है, नो डाउट,
मतलब मेरा कहने का मतलब ये था इन दोनों टॉपिक के ऊपर ज्यादा फोकस करना है। पढ़ने सारे टॉपिक अच्छे से, कहने का मतलब ये है कि इनके मल्टीपल यूजेज हैं, ये किसी भी चैप्टर में एंट्री करता है, ठीक है। तो इसलिए हमें इनकी ज्यादा जरूरत पड़ती है। कभी कभी दोस्तों अगर दिमाग खराब हो जाए पेपर बनाने वाले का तो वो मोल को ऑर्गेनिक में भी घुसा दे, करेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। हम भी क्लास में कराएंगे तो ऑर्गेनिक के अंदर हम मोल की एंट्री करा देंगे, हम पीरियोडिक टेबल में भी मोल की एंट्री करा देंगे, करेक्ट की बात है, ठीक है। हम न्यूमेरिकल कराएंगे पीरियोडिक टेबल के अंदर। अब आप कहेंगे पीरियोडिक टेबल के अंदर सर न्यूमेरिकल मैंने कहीं देखे हैं, लेकिन हम कराएंगे, हम उसमें मोल को लेके आएंगे। अच्छा वो किस लिए, मुझे पता है कि मोल को पीरियोडिक टेबल में एग्जाम में नहीं उठाएगा, ये मैं जानता हूं पहले से, पेपर में नहीं करेगा वैसा, ये बात मैं जानता हूं क्योंकि पेपर तो उसका एनसीईआरटी बेस्ड बनाना है नीट का। बट फिर भी मैं क्यों पढ़ाऊंगा, उसका रीजन है क्योंकि आपका जो ब्रेन है हमें इससे सारे तंतु इसके जितने भी आपकी वेन्स हैं, नर्व्स हैं, इनको खोलना है हमें, ठीक है। तो वो सब चीज करने के लिए हमें मोल का यूज करना पड़ेगा। वो ही मैथमेटिक्स है और आपको पता है मैथ कितना प्यारा सब्जेक्ट है कि नहीं? आप लोग फेवरेट शो का फिर पढ़ा दो, है कि नहीं? तो डेफिनेटली मतलब क्या है कि जिसका मैथ क्लियर होता है उसका ब्रेन भी क्लियर रहता है। इसलिए हमें मैथमेटिक्स टूल्स की हेल्प लेनी पड़ेगी। आपको फिजिकल केमिस्ट्री अच्छी करनी है तो आपको मैथमेटिक्स अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। ज्यादातर क्या करेगा जो बच्चा बायो का स्टूडेंट होता है वो सबसे पहले फॉर्मूलों से डरता है ना, उसको न्यूमेरिकल दिख जाए ना तो पहले टूल बन जाता है कि नहीं? और बिना न्यूमेरिकल के फिजिक्स हो नहीं सकता। एक अपनी कैलकुलेशन को फास्ट करें, चाहे वो फिजिकल केमिस्ट्री की बात हो और चाहे वो फिजिक्स की बात हो, ठीक है। आप घर पे जब कैलकुलेशन करते हैं, आप जैसे न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं घर पे फिजिक्स में कोई भी, तो क्या करेंगे, कैलकुलेटर की हेल्प लेंगे, किसकी हेल्प लेंगे, मोबाइल की हेल्प लेंगे। ये बड़ी जल्दी चीज है, मैं सही बता रहा हूँ। अगर सबसे वाहियात खराब चीज अगर कुछ बनी हुई है आपकी एज में तो ये मोबाइल है कि नहीं? सारे गलत एडिक्शन इसी से शुरू होते हैं, सब चीज यहीं से शुरू होती है। अगर आप अपना फ्यूचर खराब करना चाहते हो तो बहुत आसान सा उपाय बताता हूँ, बनाने के तो सब लोग बताते, खराब करने का बहुत आसान सा उपाय क्या है बताओ आपको? मोबाइल ले लो, उठो, उठते ही अपना व्हाट्सएप देखो, ठीक है, दोबारा स्क्रॉल करो उसको, फिर स्टेटस देखो। अच्छा स्टेटस को पसंद आया तो उस पर लाइक मारो, फिर उसके बाद फेसबुक चलाओ, ठीक है, फिर इंस्टाग्राम चलाओ, फिर ट्विटर चलाओ। शाम हो जाए तो वापस ये प्रोसेस रिपीट कर दो एक बार और, डेफिनेटली आप खत्म हो जाएंगे। कुछ भी नहीं करना पड़ा, मतलब कोई मतलब आपके ऊपर लाठी मारना प्रहार करने किसी की जरूरत नहीं पड़ी, आप खुद अपने आप ही मर गए ऑटोमेटिकली। तो जितने भी लोगों पर मैं तो कह रहा हूँ ईमानदारी बात है, तो सच में पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट से ग्रेड करते हो तो बहुत अच्छी बात है ना। एक छोटा वाला फोन रखो जिसमें व्हाट्सएप कुछ चलता है, केवल मैसेज आ रहा है, क्योंकि पीडब्ल्यूडी विद्यापीठ का तो टेक्स्ट मैसेज भी आएगा आपको, उसी पे आ जाएगा सर, हैं? अब तो अगर सर हमें ऐप पे वो देखना होता है, पीडब्ल्यू साथी पे भी जाना है कि नहीं? है तो पेन ड्राइव का इस्तेमाल करो, है कि नहीं? टैबलेट आते हैं, टैबलेट का इस्तेमाल करो, क्या जरूरत है? हाँ बट इससे बचने की कोशिश करो। अब मान लो ठीक है आर्थिक स्थिति किसी की अच्छी नहीं है, वो नहीं परचेज कर पा रहा, तो फिर उस बात का ध्यान रखें, उसकी नैतिक जिम्मेदारी है कि वो फोन के अंदर कुछ भी और चीज ना चलाए, ये उसकी खुद की नैतिक जिम्मेदारी है, ठीक है। आप टीचर तो वहां आ नहीं सकता, तो ये तो आपको खुद को सोचना है। जब भी कुछ आप मोबाइल के अंदर उटपटांग देखें तो सबसे पहले अपने मम्मी पापा की फोटो एक बार सामने रख ले कि पापा मम्मा मैं ऐसा कर सकता हूँ क्या? अगर वो आपको इजाजत दे दें, आपका जमीर इजाजत दे दे, आप देख लेना। अगर जमीर इजाजत नहीं दे तो आपको कोई भी फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप की जरूरत नहीं। भाई कुछ भी करने से पहले अपनी मम्मी पापा की तस्वीर अपने सामने रख लो कि भाई देखो तुमको तो मैं जिंदगी भर परेशानियों में रखूंगा, तुमको परेशानी देने के लिए पैदा हुआ हूं, अब मैं ये देखूंगा। ऐसा कर सकते हो? नहीं कर सकते तो फिर कहां को देखना है कि नहीं? छोड़ दो इन सब चीजों को। ज्यादा समय, जितना समय आप अपनी बुक्स को देंगे, सबसे अच्छे साथी बुक्स होते हैं जो कभी दगा नहीं देते, पढ़ाई कभी खराब नहीं जाती, सिलेक्शन नहीं हुआ तो भी कोई बात नहीं है, मैं ये नहीं करना सिलेक्शन करना पूरा तो नहीं, बट ये बात तो सकते सबकी तो नहीं सकेगी, है कि नहीं? सबकी तो नहीं सपनी, ये तो तय है। तो इसका मतलब ये भी नहीं कि सर मेरा तो होगा नहीं, मेरे तो सपने नहीं, तो मैं पढ़ाई छोड़। भैया आप आज जो पढ़ाई करेंगे
उसका परिणाम कल बेहतर होगा। ठीक है, मैंने 2006 में प्रिपरेशन की थी मेडिकल की, मैं डॉक्टर नहीं बना, लेकिन फिर भी अब मेरे पास गाड़ी घोड़े बंगले सब है ना। अगर मैंने उस समय पढ़ाई कर ली थी तो मैं उस समय पढ़ाई नहीं करता, ये सोचता कि मेरे पास पता नहीं यार मेरा होगा नहीं होगा, ये सोच कर मैं उस समय पढ़ाई को अच्छे से नहीं करता या डिमोरलाइज हो जाता या अपना कॉन्फिडेंस लूज कर देता, तो आज ना मेरे पास गाड़ी होते आज सब कुछ है कि आज किसी भी चीज को देखने के लिए ये नहीं देखना पड़ता कि इसकी प्राइस क्या है, डायरेक्ट आओ। लेकिन ये सब कब होगा? जब आप मेहनत करेंगे। मेरा कहने का मतलब है कि मेहनत कभी भी खराब नहीं जाएगी, ये पढ़ाई कहीं ना कहीं जरूर काम आएगी, कहीं ना कहीं जरूर काम आएगी। ठीक है, आप भले कोई और एग्जाम दो उसमें काम आएगी, बाकी अल्टीमेटली टारगेट तो हमारा क्या है, मेन मोटो तो वही पहुंचना है। गलती से हम कहीं रह भी गए, वापस से ट्राई करेंगे, फिर भी रहेंगे कोई बात नहीं, हमने जो पढ़ा था उसको एक पॉजिटिव वे में लेंगे और ये सोचेंगे कि ठीक है अब लाइफ में कोई दूसरा रास्ता अपनाते हैं, सही ट्रैक पे चलेंगे। ठीक है, बहुत सारे बच्चे मतलब कुछ 2-4 साल में ऐसा भी मतलब कोविड से पहले कुछ बच्चों ने कोटा में सुसाइड वगैरह भी किया था, ऐसा भी मतलब आया था। जो बच्चे अपना मतलब वो बाकी का कंपटीशन देख करके खुद का कॉन्फिडेंस लूज कर लेते हैं, डिमोरलाइज हो जाते हैं। ठीक है, मेरे नहीं होगा, मेरे मम्मी पापा का पैसा लग रहा है, पता नहीं मेरा क्या आपका जेंडर चेंज हो जाएगा, हाँ सिलेक्शन नहीं हुआ तो क्या हो जाएगा? अरे पेपर तो हो जाने दो, पहले पेपर तो हो जाने दो, उसके बाद ही सोच लेना होगा कि नहीं होगा मेरा, उससे पहले सोचने की क्या जरूरत है? मैं तो बिल्कुल स्पष्ट बोलता हूँ, नहीं होगा तो क्या हो जाएगा? क्या तुम्हारा जेंडर चेंज हो जाएगा? नहीं होगा ना, फिर क्या जाए, जैसे थे वैसे हैं, आगे और प्रयास करेंगे, है कि नहीं? प्रयास करेंगे तो आज नहीं तो कल सफलता मिलेगी, किसी और फील्ड में मिलेगी आगे चलकर। लेकिन हम ये सोच करके होगा कि नहीं होगा, उससे ये सोच करके हम पहले पढ़ाई करना छोड़ दें, ठीक है, फिर करें। आप अपने जीवन का एक उद्देश्य बना के चलें कि मेरे को इस डायरेक्शन में पढ़ाई करनी है, सिलेक्शन हुआ तो ठीक, नहीं हुआ तो ठीक, देखा जाएगा, मैं मेरा काम पूरी ईमानदारी से करूंगा। आपका जो संकल्प होना चाहिए वो यही होना चाहिए कि मैं मेरा प्रतिदिन जो भी दिनचर्या है उसका बखूबी ईमानदारी के साथ, कर्तव्य निष्ठा के साथ पालन करूंगा और सही दिशा में करूंगा। जो मेरे टीचर ने मुझे जैसा बताया उसको एक्चुअली फॉलो करूंगा, बाकी चाहे होगा वो देखा जाएगा। तो आप अगर पॉजिटिव रहेंगे, सही डायरेक्शन में काम करेंगे तो डेफिनेटली सफलता मिलेगी, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। और सफलता आएगी तो विटामिन एम अपने आप पीछे आ जाएगा। जानते हैं विटामिन क्या होता है? हाँ, सबसे बहुत अच्छा विटामिन होता है, सबसे प्यारा विटामिन है ना सर? है क्या सर ऐसा विटामिन होता है क्या? तो बहुत प्यारा विटामिन है। तो जब आप सफल होंगे तो ये विटामिन अपने आप पीछे आ जाता है कि नहीं? इसके पीछे नहीं भागना, आप सफल होइए, ये अपने आप चल के आता है पीछे। ये बाय प्रोडक्ट है रिएक्शन का, है ना? कोई लोग कहते हैं कि हम सब लोग पढ़ा रहे हैं, सर बहुत अच्छे पैकेज में पढ़ा रहे होंगे, पैसे मिलते तो पढ़ा नहीं, पढ़ा रहे थे, मेहनत कर रहे थे, अच्छी डायरेक्शन में चल रहे थे, बच्चों को सिलेक्शन दे तो मनी बाय प्रोडक्ट है रिएक्शन का। समझ रहे बात? भाई ए बी की रिएक्शन कराओगे तो आप हमारा प्रोडक्ट क्या है? आपका सिलेक्शन कराने की कोशिश करें, अब वो मनी तो बाय प्रोडक्ट है ना, है कि नहीं? वो अपना आ जाती। तो सीधा सा कंसेप्ट है, सफलता की तरफ बढ़ोगे विटामिन एम अपने आप आएगा, विटामिन एम आएगा तो बाकी के विटामिन खरीदे जा सकते हैं, नहीं तो बाकी के विटामिन नहीं खरीदे जा सकते। क्या भाई सीधी सी बात है ना, आपको विटामिन डी की कमी बताई डॉक्टर ने, बी की बताई, सी की बताई, डी की बताई, ई की बताई, डी की बताई, हां जिस विटामिन, लेकिन वो विटामिन आएंगे किससे? विटामिन एम से आएंगे। और विटामिन एम कब आएगा? जब हम सफल होंगे। सफल कब होंगे? जब हम मेहनत करेंगे, राइट? तो आपको सोचना है, आप पहली सीढ़ी पर है मेहनत वाले पे, मेहनत करोगे सफल हो जाओगे, सफल हो जाओगे विटामिन एम आएगा, अच्छा आप खरीद लो। भाई मैं तो ये मानता हूँ, अभी आपका कितने साल का संघर्ष है? 2 साल का। 2 साल का संघर्ष। अगर मान लो आपने 2 साल मेहनत नहीं करी तो अगले 40 साल संघर्ष के लिए तैयार रहो। आपको सोचना है कि 40 साल संघर्ष में बिताने, परेशानियों में बिताने या फिर 2 साल संघर्ष करना है। लेकिन ये 2 साल का संघर्ष अगर आपने अच्छे से किया तो ये अच्छी प्रोडक्टिविटी आपको दे सकता है,
अच्छा प्रोडक्ट आपको दे सकता है। बाकी मैं मानता हूँ कि 40 साल का संघर्ष जो रहेगा वो बेमानी रहेगी, पूरी की पूरी जबानी खराब हो जाएगी 40 साल संघर्ष बिताने में, है कि नहीं? तो बेटर हो, अभी तो आप जवान भी नहीं हुए अच्छे से, तो 2 साल जो संघर्ष है यही कर लो, तो 40 साल आगे अपने जीवन के अच्छे से आनंद उठाओगे, है कि नहीं? नहीं तो किन किन चीजों से और बचना है, ग्रुप से बचना है, ग्रुपबाजी नहीं करनी है, अच्छा, और फ्रेंड को टीचर नहीं बनाना है। हाँ, ज्यादातर क्या होता है कि फ्रेंड को टीचर बना लेते हैं, फिर डाउट फैकल्टी तो बेचारा क्यों नहीं है, फालतू नहीं हो, ऐसा नहीं करना है। अगर कोई डाउट आता है तो डाउट फैकल्टी से आके कंसल्ट कीजिएगा, फिर भी कोई इशू आता है क्लास में सर पढ़ा रहे हैं, टीचर डिस्कस कर लीजिएगा टाइम देकर, लेकिन साथ वाले को टीचर ना बनाए। मैं आपको एक छोटी सी दास्तान सुनाता हूँ, ये दास्तान शायद इंदौर की है, आई थिंक 2017 या 18 की होगी, यार मुझे याद नहीं है एग्जैक्टली, या तो ये घटना 2017 की या 2018 की है। इंदौर के 2 लड़के टॉपर रहे थे मेडिकल में, ठीक है, शायद पेपर में भी आई थी उनकी स्टोरी। वो इंदौर के रहने वाले थे, कहाँ के रहने वाले थे? इंदौर के रहने वाले, उनका घर भी नहीं था, वहीं वो कोचिंग में पढ़ते थे लोग, ठीक। उन्होंने अपना लोकल घर, वहीं उनका घर था, पैतृक घर भी वही था, और वहीं पे कोचिंग थी, कोचिंग के पास में उनके घर थे दोनों के, लेकिन दोनों ने अपना घर छोड़ दिया और वहीं पे इंदौर में रेंट पे रहने लगे थे। मेडिकल की स्टोरी था, रेंट पे रहने लगे दोनों। अब ये रेंट पे रहने लगे तो घर वालों ने कहा कि इसकी क्या जरूरत है बेटा ये सब कर लेगी, घर वालों के जो रिश्तेदार आते हैं वो भी, हमारे बच्चे तो पढ़े ही नहीं, तुम्हारे नए बच्चे पैदा हुए हैं, अलग किस्म के तुम्हारे प्रोडक्ट आए थे, हैं? बताओ, घर का खाना मिलेगा, शुद्ध खाना मिलेगा, मम्मी की हाथ की रोटी मिलेगी, कपड़े धुले धुलाए मिलेंगे, सारी सुविधाएं मिलेगी, हैं? तो इनका दिमाग भ्रष्ट हो गया है, जो ये रेंट पे रहने चले गए घर छोड़ करके। और उन्होंने अपने पेरेंट्स को क्या हिदायत दी कि मम्मी ने तो चलो रह गए, तो माँ की तो ममता बहुत खतरनाक होती है। माँ की ममता बोली कि नहीं बेटा ऐसा करते हो, तुम रह गए तो चले गए, कोई बात नहीं, अब मैं टिफिन देने आ जाएगा मम्मी को। अब उसकी कैपेसिटी बेचारे की 3 चपाती खाने की, उसने माइंड सेट कर रखा है कि मैं 3 चपाती खाऊंगा, बाकी लिक्विड ज्यादा दूंगा, लेकिन मम्मी का प्रेम, मैं बेटा पूरे दिन पढ़ाई करता है, तू क्या मत है बेटा, 2 खा ले बेटा, हैं? तो माँ की ममता ऐसी होती है, रोटी भी माँ के ला दी थी। तो उसने क्या कहा, अपनी मम्मी को भी मना करते हैं कि माता जी आप मेरा खाना देने बताया करो, मैं मैथ में खा लूंगा, टिफिन दूंगा, बाद में खा लूंगा, क्योंकि आप आएंगी घर की सारी बातें मुझे बताएंगी कि क्या क्या समस्याएं चल रही हैं। बुआ जी आई थी, फूफा जी आए थे, नाना जी ये कह रहे थे, मामा जी वो कह रहे थे, चाचा जी ये कह रहे थे, तो आप बताया करो मम्मी, ठीक है? अपन दोस्त हलवान में थे, अपना पैतृक घर छोड़ा, उसी शहर में किराए पे रहने लगे। समाज की भी उन्होंने उल्टा सुल्टा लोगों ने बोला होगा, परिवार वालों ने बोला, वो सब सुना। उसके बाद जब परिणाम आया तो आई थिंक वो टॉप 10 में थे दोनों स्टूडेंट। तो उन्होंने समाज की धारणा को बदल दिया। लोग अगर उनका रिजल्ट नकारात्मक आता तो वही लोग क्या कहते कि कहा था ना मम्मी पापा के पास पढ़ाई कर ले, वहां पे गया ना, उल्टा सुल्टा कुछ चीजें देखी होंगी, मोबाइल का गलत यूज किया गया होगा, सारे आरोप उनके ऊपर लग जाते। लेकिन उन्होंने सफलता प्राप्त कर ली तो उन्होंने क्या किस बात से कोई मतलब, उनका निर्णय सही था। उनको पता था कि घर पे डिस्ट्रैक्शन हो रहा था, घर पे कभी रिश्तेदार आ रहे हैं, वो आ रही है, फूफा आ रही है, कभी मामा आ रहे हैं, कभी फूफी आ रही है, फूफा की जगह अच्छा फूफा का फूफी हो गए, है ना? तो मतलब बहुत सारे लोग आ रहे हैं बार बार, तो उसकी पढ़ाई डिस्टर्ब हो रही थी। फिर बच्चा क्या करता है, इंटरेस्ट भी लेने लग जाता है, जब घर में बातचीत हो रही है तो चलो क्या चल रहा है देखते हैं, सुनते हैं, तो कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्ट होने लग जाता है, वो अपने पास से भटकने लग जाता है। तो उन्होंने सही डिसीजन लिया, अपने अलग रहने लगे और बढ़िया सफलता प्राप्त कर। अगर उनको सफलता नहीं मिलती तो लोग उनको गलत ठहराते थे, लेकिन आपको गलत नहीं ठहराते। तो देखो ये संघर्ष है। आपको मैं क्या कह रहा हूँ, आपको ग्रुपबाजी से बचना है, एक बहुत बड़ा फ्रेंड सर्कल बनाने से बचना है। देखो अच्छा फ्रेंड कौन होगा आपका, ये आप अभी तय नहीं कर सकते। आप सब लोग एक ना एक दिन पिछड़ जाएंगे, ये बात सत्य है। जब आप आगे चलेंगे, ग्रेजुएशन करेंगे, पोस्ट ग्रेजुएशन करेंगे, XYZ आप MBA करेंगे, MSc MD करेंगे, उस टाइम जो आपका फाइनल ईयर का बैच आएगा, वो आप मान के चलिए कि वहां पर आपको एक कलीग भी मिलेंगे, उसी में आपको फ्रेंड भी मिलेंगे। यहाँ से सब चीजें भी डाइवर्ट होने वाली है, ठीक है? तो अभी बहुत ज्यादा फ्रेंड सर्कल बनाना, इसका मतलब ये नहीं कि कोई आपका फ्रेंड नहीं होना चाहिए, होना चाहिए, बट मतलब बहुत लंबा सर्कल नहीं बनाना हमें, कि
जिससे आप अपने मन की बात शेयर करोगे, मतलब वो भी मतलब अपने जेंडर का फ्रेंड में भी सही ध्यान रखें जेंडर का, है ना? ठीक है, आपको पता है अट्रैक्शन सबसे खतरनाक चीज होती है। अट्रैक्शन से क्या होता है बताओ? एनर्जी का प्रोडक्शन होता है कि एनर्जी लूज हो जाती है? लूज होती है, एनर्जी लूज होती है तो रिएक्टिविटी लेस हो गई, कम। कम स्टेबिलिटी ना हो। क्या बात कर रहे हो? अट्रैक्शन होगा, एनर्जी लूज होगी, एनर्जी लूज होगी, इसका मतलब रिएक्टिविटी कम रहेगी, इसका अपोजिट सोचो स्टेबिलिटी ज्यादा रहेगी। मतलब आप अगले साल फिर वापस से एग्जाम देंगे आप सिंगल हो गए हैं, वही बैठे रहना, समझ रहे हो? आप देखो 60 साल के व्यक्ति में आपके जैसे दादाजी हैं या परदादा 70-80 साल के, और एक आप दोनों की एनर्जी लेवल में फर्क है ना। उनको वहाँ बिठा दो एक जगह, शाम को बैठे मिल जाएगा, आप बैठे मिल सकते हो नहीं मिल सकते, क्यों? उनका एनर्जी कम है, स्टेबिलिटी ज्यादा है, समझ रहे हो? अगर आप अट्रैक्शन करेंगे एनर्जी लूज होगा, स्टेबिलिटी बढ़ जाएगा, अगले साल वापस से कर देना, फिर ड्रॉप करते रहना, बैकग्राउंड क्रिएट करते रहना, ये सब चलता रहेगा। ठीक है, फिर टीचर कहेगा कि नहीं तेरे तो आदत हो गई बेटा बैकग्राउंड की, रोज कदम जाएगा। ठीक है, तो अट्रैक्शन से हमें बचना होगा। एक अपना कोई भी सेम जेंडर का फ्रेंड रखो, जहाँ तक चलेगा, ठीक, इससे अलावा कुछ नहीं करना। ठीक है, मेन टारगेट आपको घर वालों ने जिस उद्देश्य से भेजा है, जिस उद्देश्य से वो अपना पैसा आपके ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो आपकी ड्यूटी बनती है आपको सही दिशा में लेके जाना। एक और इम्पोर्टेंट बात बताता हूँ आपको, आप कितनी रुपए फीस भर रहे हैं? 40,000, 50,000, मतलब ऐसी 40,000 के आसपास ना। ठीक है, आपको पता है अच्छा मैनेजमेंट क्या कहता है? वो ये कहता है कि आज आप 40,000 पे कर रहे हैं, ठीक है, तो जब आप पहली बार जॉब करने जाए तो आप उसका 10 गुना कमाएं। आपका आज का 40,000 का इन्वेस्टमेंट ये कहता है कि 10 साल बाद या 8 साल बाद जब भी आप जॉब करने जाएं तो आपकी मंथली सैलरी इसकी 10 गुना होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? कम से कम 4 लाख। अच्छी लाइफ जीने की उस समय ऐसी डिमांड रहेगी, नो डाउट। आज से 10 साल बाद, क्यों सर मैं गलत कह रहा हूँ क्या? 10 साल बाद अच्छी लाइफ जीने के लिए 4 लाख रुपए मंथली सैलरी तो होनी चाहिए, बाकी गुजारा तो कितने में भी हो सकता है। ठीक है, तो आपको उस डायरेक्शन में चलना है, तो आपको ये सब कब मिलेगा? जब आपका नाम हुआ होगा, उसके बिना नहीं मिल सकता बेटा। 4 लाख महीने के उसके बिना नहीं आएंगे, वहां तो पहुंचना ही पड़ेगा, है कि नहीं? तो आपको तय करना है कि मैंने तो देखो मेरा जितना इन्वेस्टमेंट हुआ था मैं उससे 20 गुने पे हूँ मेरे इन्वेस्टमेंट से। तो आपको तय करना है आप अपने इन्वेस्टमेंट से कितना गुने पे पहुंचते हैं, या आपको तय करना है अपनी लाइफ के अंदर। बाकी हमारी ओर से पूरा प्रयास रहेगा आपको अच्छी से अच्छी एजुकेशन देने की, पूरा सपोर्ट रहेगा, मेंटली सपोर्ट भी रहेगा, बीइंग ए टीचर वाला सपोर्ट भी रहेगा, और आप एज ए फ्रेंड भी आप लोगों का पूरा सपोर्ट रहेगा। सिर्फ एक टीचर ही नहीं, हम एक टीचर के तौर पे भी काम करते हैं, अपने आप एक गार्जियन की तरह भी काम करते हैं, अपने आप एक दोस्त की तरह भी काम करते हैं। तीनों पैरामीटर में हम आपके लिए बिल्कुल फिट रहेंगे, और ऐसा हम उचित प्रयास भी करेंगे। आपको मैक्सिमम सपोर्ट किया जाए, आप लोगों को कोई गाइडेंस की जरूरत है तो वो भी दिया जाए। ठीक है, तो हम हमारी ओर से बेस्ट प्रयास करेंगे, आप अपनी ओर से प्रयास करें, क्योंकि देखो सिलेक्शन 1 वे नहीं है, ये 2 वे है। सिर्फ हम कोशिश करेंगे, उससे सिलेक्शन नहीं हो सकता, किसी भी कीमत पे नहीं हो सकता जब तक आप नहीं करेंगे। तो आपके प्रयास ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो आप अपने प्रयास करें, हम आपका पूर्ण सहयोग करेंगे। ठीक है, इसी के साथ सभी को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। हाँ, एटीट्यूड का मतलब कन्नड़ के कितने करोड़ लगे हैं, करोड़ लगे कमेंट आती है। हाँ, बहुत ही गलत। और कोई कुछ पानी की चाह, कॉन्फिडेंस और अंडर कॉन्फिडेंस से होता है। उसका नेचर डिफाइन करता है एटीट्यूड। एटीट्यूड नेचर डिफाइन करता है। और कोई देखने का नजरिया क्या होता है किसी भी चीज को? छोटी सी बात समझाते हैं। हमारे एक मित्र है, उनके छोटे भाई के आप जैसे छोटे छोटे
तो वो बहुत ही खेलने वाला है, एथलेटिक पर्सन है एकदम, मतलब उसको पढ़ाई लिखाई तो अलग बात है, लेकिन खेलने में बहुत होशियार है। तो उसका दिन रात का यही काम है कि खेलता है और खेलकर थक जाता है तो चूर हो जाता है, एनर्जी एकदम लूज कर देता है, ठीक है। घर पर उसके भाई के एक छोटा सा बीन बैग है, आता है ऐसे पसंद आता है, ठीक है, फैल जाता है। एक दिन उसने अपने बड़े भाई को फोन करा, कह रहा रूम के अंदर घर के अंदर बैठा, तो रूम में भाई बैठा पढ़ रहा है, तो फोन किया, कहता है भाई इधर आइए, एक मिनट काम है जरूरी, कह रहा आया, आगे कहता है, कह रहा है रिमोट रखा है टीवी का, पास कर दियो। क्योंकि कह रहा था थका हुआ हूं, मेरे से उठा नहीं जा रहा है वहां से, तो मैं ना मुझे रिमोट दे दे, वहां से टीवी चेंज कर सकता है, चेंज करना है। तो उसने चैनल चेंज करा, टीवी देखता रहा, उसके तुरंत बाद इसको दोस्त का फोन आया, उसने कहा कि भाई आजा फटाफट मूवी देखने चल रहा, प्लान बनाया है। कह रहा भाई अभी ना आ रहा हूं, बस 2 मिनट में आ रहा हूं। उठा गायब घर में, मम्मी को कहता मैं जा रहा हूं, बाय, चला गया। ये क्या था? ये क्या था? ये उसका एटीट्यूड है, किसके प्रति? खेलने के प्रति, प्लान के प्रति। वो जिस चीज में एंजॉय करता है उसके लिए उसका एटीट्यूड ऐसा है, तो हमेशा तैयार रहेगा उसके लिए। अगर आपका सीखने का एटीट्यूड है, पढ़ने का एटीट्यूड है, तो आप पढ़ो, लेकिन अगर आपका पढ़ने का एटीट्यूड नहीं है तो बेटा आप कितनी ही कोशिश कर ले, हम कितनी ही कोशिश कर ले, कोई और नहीं पढ़ो। तो आपको अगर पढ़ना है तो आपको एटीट्यूड डेवलप करना पड़ेगा, आपके अंदर वो चीज लानी पड़ेगी, आपको पढ़ना है, ठीक है। तो बेटा छोटी सी बात है, उसके बाद समाप्त करते हैं। जिनके बेटा सपने बड़े होते हैं ना, उनको दिन के साथ साथ रात भी जगानी पड़ती है। सपने बड़े होते हैं जिनको, उनको दिन के साथ साथ रात भी जगानी पड़ती है और गहराइयों में जाने के लिए डुबकी लगानी पड़ती है।